ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। BTTH डिसाइपल कैशबैक सिस्टम अध्याय 171 पीछा। शून्य में काली और लाल ऊर्जा अनियंत्रित रूप से भड़क उठी, अंधाधुंध हमले शुरू कर दिए, जिसने गुहे और वहू गाजियन दोनों को घेर लिया। गुहे अपेक्षाकृत ठीक था, लाल लोड्स प्लेटफॉर्म की सुरक्षा के कारण, जिसने उसे पर्याप्त प्रतिक्रिया समय दिया। एक महत्वपूर्ण क्षण में उसने युद्ध के मैदान को तुरंत छोड़ने के लिए आरोही कदम तकनीक का उपयोग किया। हालांकि वहू गाजियन उसके बहुत करीब हो रही हिंसक ऊर्जा बातचीत के कारण परिणाम से प्रभावित था। एक दबी हुई कराह गूंजी और उसका शरीर लड़खड़ा गया, जल्दी से पीछे हट गया। आकाश में जैसे ही सबसे भयानक ऊर्जा तरंग फैली, वह जंक्शन जहां दो दुर्जय ऊर्जाएं टकराईं, धीरे धीरे शांत हो गया। अंत में वे धीरे धीरे अपने आप ही विलीन हो गईं। भयानक ऊर्जा को आखिरकार एक दूसरे को रद्द करते हुए महसूस करते हुए नीचे पर्वत श्रृंखला में जादुई जानवरों ने आखिरकार राहत की सांस ली। पिछली ऊर्जा तरंग बहुत भयावह थी, अगर कुछ और लोग आते तो शायद पूरी पर्वत श्रृंखला समतल हो जाती। ... ऊर्जा के धीरे धीरे खत्म होने के साथ ही आसमान में गरजती हवाएं और उमड़ते बादल भी धीरे धीरे कम हो गए। एक काली छाया टिमटिमाई और वहू गाजियन की थोड़ी अस्त व्यस्त आकृति दिखाई दी। खुद को प्रकट करने के बाद एक जोरदार खांसी फूट पड़ी। उसे घेरने वाली घनी काली धुंध तुरंत बहुत पतली हो गई। जाहिर है पिछली ऊर्जा तरंग का उस पर काफी प्रभाव पड़ा था। अरे, इस आदमी के पास इतना भयानक दुकौशल कैसे हो सकता है? आखिर वह कौन है? लाल लोड्स प्लेटफॉर्म पर सफेद कपड़ों में खड़ी दूर की आकृति को देखकर वहू गाजियन का चेहरा बेहद अप्रिय लग रहा था। वहू गाजियन की आंखें चिंतन से चमक उठीं। क्या यह आदमी वास्तव में दिव्य फीनिक्स कबीले से हो सकता है? आमतौर पर जो लोग ऐसे उन्नत दुकौशल विकसित करते थे, वे ज्यादातर प्राचीन कुलों या शीर्ष स्तरीय जादुई जानवर परिवारों से आते थे। वहू गाजियन ने गुहे द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली वर्मिलियन बर्ड सील के बारे में कभी नहीं सुना था, लेकिन वह इसकी भयानक शक्ति को महसूस कर सकता था, जो पृथ्वी स्तरीय उन्नत दुस्किल से कम नहीं थी। डुक्यूई महाद्वीप पर ऐसी बहुत कम ताकतें थीं जो पृथ्वी स्तरीय उन्नत दुस्किल का उत्पादन कर सकती थीं। उसके सामने यह आदमी अगर दिव्य फीनिक्स कबीले से नहीं था तो शायद किसी प्राचीन परिवार से आया था। केवल इन प्राचीन परिवारों के व्यक्तियों के पास ही ऐसे भयानक साधन होंगे। उसके दिमाग में एक विचार कौंधा जिसने उसे डर से धड़कने पर मजबूर कर दिया। वहू गाजियन का चेहरा बदल गया। डुक्यूई महाद्वीप में इन प्राचीन परिवारों को छोड़कर ऐसी बहुत कम ताकतें थीं जो सोल हॉल को असहज बनाती थीं। कोई आश्चर्य नहीं कि यह आदमी इतना भयानक है। धिक्कार है, यहाँ ऐसे सनकी व्यक्ति से सामना होना वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है। वहू गाजियन के दिमाग में कई तरह के विचार कौंधे। थोड़ी देर की हिचकिचाहट के बाद उसने भारी भाव से दूर से गुहे को देखा और कहा, आप वास्तव में कौन हैं? मैं वहू गाजियन हूँ, सोल हॉल का एक पृथ्वी स्तरीय गाजियन। मैंने आपको कभी नहीं उकसाया। आप मुझे एक निराशाजनक स्थिति में क्यों धकेलना चाहते हैं? सोल हॉल के लोग कई अपराधों के दोषी हैं। हर कोई मरने का हकदार है और आपको मारने के लिए कोई कारण नहीं चाहिए। रेड लोड्स प्लेटफॉर्म के भीतर से गुहे की आवाज़ बेहद उदासीन लग रही थी। तुम? गुहे के शब्दों को सुनकर वहू गाजियन के चेहरे पर उदासी के भाव दिखाई दिए। गुहे के शब्दों से वह समझ गया कि आज सुलह का कोई मौका नहीं है। ऐसा लग रहा था कि दूसरे पक्ष के मन में सोल हॉल के प्रति गहरी नफरत है। इसे भूल जाओ, यह आदमी बिल्कुल अनुचित है। मैं अभी पीछे हट जाता हूँ और जब वह चला जाएगा तो हम उससे निपट लेंगे। वहू गाजियन के दिमाग में विचार कौंधे। थोड़ी देर की हिचकिचाहट के बाद उसने तुरंत पीछे हटने का निर्णायक फैसला किया। जाना चाहते हो? हालांकि जैसे ही वहू गाजियन पीछे हटा, एक ठंडी हंसी तुरंत गूंज उठी। उसके बाद सफेद कपड़ों में एक आकृति चमकी और अपनी हथेली को थोड़ा ऊपर उठाते ही एक विशाल आग का गोला वहू गाजियन की ओर फट पड़ा। अपने पीछे तीव्र गर्मी महसूस करते हुए वहू गाजियन का चेहरा अचानक बदल गया। उसने जल्दी से अपना हाथ घुमाया और एक विशाल जंजीर बाहर निकली जो आग के गोले से जोर से टकराए। हालांकि संपर्क के क्षण में पहले की तरह चेन सीधे आग के गोले से पिघल गई। कमजोर होने के बावजूद आग के गोले ने अपना तेज हमला जारी रखा। लानत है! अपने शरीर में कमजोरी महसूस करते हुए वहू गाजियन के चेहरे पर घबराहट दिखाई दी। पहले इस्तेमाल की गई अजीब काली गेंद ने उसकी बहुत सारी ऊर्जा खा ली थी। अब गुहे की तुलना में वह निस्संदेह नुकसान में था। जैसे ही वह तेजी से पीछे हटा, वहू गाजियन ने फिर से अपना हाथ हिलाया और एक के बाद एक कई विशाल जंजीरें बाहर निकलीं। वे आग के गोले से इस तरह टकराईं जैसे कि एक काला अजगर आग के गोले पर हमला कर रहा हो। इसे कई बार दोहराने के बाद आग का गोला आखिरकार बेअसर हो गया। आसमान में मंडराते हुए गुहे ने वहू गाजियन को देखा, जिसे अपने आग के गोले को रोकने के लिए कई हमलों की जरूरत थी।
उसके होठों पर मुस्कान आ गई। एक हताश प्रयास, बस अपनी मौत को आज्ञाकारी रूप से स्वीकार करो। अगले ही पल गूहे की आंखों में एक खौफनाक इरादा उभर आया। बिना कुछ कहे 9 अथाह लपटें उसके शरीर से बाहर निकलीं, जो तेजी से उसके सिर के ऊपर संघनित हो गईं। एक पल में यह एक विशाल अग्नि ड्रैगन में बदल गया, जिसका आकार लगभग दर्जनों झांग था। यह अग्नि ड्रैगन, जो पूरी तरह से 9 अथाह लपटों से संघनित था, एक अत्यंत भयानक आभा उत्सर्जित कर रहा था। ये लगभग एक जीवित ड्रैगन की तरह लग रहा था, जिसकी विशाल आंखों में ज्वलंत लाल रोशनी थी, मानो उसमें बुद्धि हो। जाओ। जैसे ही अग्नि ड्रैगन ने आकार लिया, गूहे ने अपने हाथ से इशारा किया और ठंडे स्वर में चिल्लाया। उसके शब्दों के साथ आकाश में बैठे विशाल अग्नि ड्रैगन ने अपनी विशाल पूंछ को घुमाया। इसका विशाल शरीर, जो पूरी तरह से 9 अथाह लपटों से बना था, बिजली की चमक में बदल गया, जो तुरंत वहुगाजियन की ओर भागा। अग्नि ड्रैगन की विशाल बैंगनी लकीर का सामना करते हुए वहुगाजियन का चेहरा बेहद भद्दा हो गया। अपनी वर्तमान स्थिति में अजीब काली गेंद के साथ पहले काफ़ी ऊर्जा खर्च करने के बाद वह निस्संदेह गूहे की तुलना में नुकसान में था। जैसे ही वह हताश होकर पीछे हटा, वहुगाजियन ने फिर से अपना हाथ घुमाया। कई विशाल जंजीरें बाहर निकलीं, जो एक काले अजगर की तरह दिख रही थीं, जो पास आ रहे अग्नि ड्रैगन से भयंकर रूप से टकरा रही थीं। फिर भी पहले की तरह संपर्क में आने पर अग्नि ड्रैगन द्वारा जंजीरों को पिघला दिया गया। कमजोर स्थिति के बावजूद अग्नि ड्रैगन ने अपना अथक पीछा जारी रखा। लानत है, वहुगाजियन ने महसूस किया कि उसके पीछे भयानक गर्मी आ रही है। तेजी से बढ़ते अग्नि ड्रैगन को देखने के लिए पीछे मुड़ते ही उसके दिल की गहराई से डर की लहर फैल गई। अध्याय 172 कब्जा। बूम! एक जोरदार विस्फोट, मानो आकाश और पृथ्वी को हिला रहा हो, अचानक आकाश में गूंज उठा। उस क्षण नीचे की पूरी पर्वत श्रृंखला हिंसक रूप से कांप उठी, जिससे निम्न स्तर के राक्षसी जानवर भी अप्रत्याशित गड़गड़ाहट की आवाज से चौंक गए। उनके कानों से खून बहने लगा। बैंगनी बादलों की तरह विशाल बैंगनी लपटें आकाश में इकट्ठी हो गईं। धीरे धीरे लपटें फैलने लगीं, जिससे अंतरिक्ष में ऊर्जा की दृश्यमान लहरें पैदा हुईं, जो एक शांत झील में विशाल पत्थरों को फेंकने की याद दिलाती हैं, जिससे लहरें और दृश्यमान ऊर्जा तरंगें पैदा होती हैं। इस समय गूहे की नज़र आकाश में फैलती बैंगनी लपटों पर टिकी हुई थी। लोहे से बने वहुगाजियन को गूहे से अभी अभी एक भयंकर झटका लगा था और उसके जल्दी ठीक होने की संभावना नहीं थी। हालांकि परिणाम की परवाह किए बिना गूहे ने संभावित भविष्य की परेशानियों को खत्म करने के लिए इस आदमी को मारने का दृढ़ निश्चय किया था। ऐसे विचारों को ध्यान में रखते हुए गूहे की आंखों में हत्या के इरादे की झलक दिखाई दी। इस व्यक्ति को शांतिपूर्वक जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। अनेक आंखों की जांच के तहत बैंगनी लपटें फैलती रहीं। एक निश्चित क्षण में बादल जैसी दिखने वाली बैंगनी लपटें अचानक से हिलने लगीं। तुरंत ही एक अस्त व्यस्त आकृति उसमें से निकल गई। वह आकृति हताश दिखाई दे रही थी, उत्तरी क्षितिज की ओर भाग गई। अपने पूर्व अहंकार के मामूली निशान से रहित वहुगाजियन ने स्पष्ट रूप से निरंतर हमले के बाद गर्व की राजधानी खो दी थी। गूहे, जो देख रहा था, ने उस क्षण को देखा जब वहुगाजियन प्रकट हुआ और ठंडी हंसी के साथ हंसा। उसकी आकृति हिल गई, आग के एक विशाल स्तंभ में बदल गई जो एक लौ की तरह निकली, कुछ ही पलकों में भागते हुए वहुगाजियन के ठीक सामने प्रकट हुई। मैं सोल हॉल का सदस्य हूँ। यदि तुम मुझे मार देते हो तो सोल हॉल तुम्हें कभी नहीं जाने देगा। गूहे को उभरते देख वहुगाजियन ने तेजी से धीमा किया, कठोर स्वर में चिल्लाया। इस समय पतली काली धुंध में लिपटा वहुगाजियन काफी कमजोर हो गया था। उसकी आभा कम हो गई थी, जो गूहे के पिछले क्रूर प्रहार से हुए गंभीर नुकसान को दर्शा रही थी। गूहे की उदासीन निगाह वहुगाजियन पर पड़ी और उसकी आंखों में एक हल्की सी हंसी उभर आई। उसने ठंडे स्वर में कहा, एक शोक संतप्त परिवार का कुत्ता। ठीक है, चूंकि तुम जाने से मना कर रहे हो, इसलिए ये गाजियन तुमसे मौत तक लड़ेगा। गूहे के उपहास से उत्तेजित होकर वहुगाजियन गुस्से में दहाड़ने लगा। तुरंत उसके शरीर से काली धुंध निकल गई। हालांकि जब सभी को लगा कि वह अंतिम हमला करने वाला है, तो वह अचानक मुड़ा, काली धुंध की आड़ का फायदा उठाते हुए, और आकाश के दूसरे हिस्से की ओर भाग गया। भागते हुए वहुगाजियन पर नजर गड़ाए हुए गूहे ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। फिर एक मजबूत पकड़ के साथ उसकी हथेली से एक शक्तिशाली चूषण फूट पड़ा। इस बल के तहत वहुगाजियन की भागने की गति अचानक धीमी हो गई। गूहे का आंकड़ा हिल गया और वह सीधे उसके पीछे दिखाई दिया, उसकी पीठ पर एक भयंकर हथेली का प्रहार किया। प्रभाव ने वहुगाजियन को फिर से लड़खड़ाते हुए देखा। इसके बाद उसके शरीर के चारों ओर की काली धुंध एक बार फिर से कम हो गई। उसकी वर्तमान स्थिति में डुहुआंग स्तर का शक्तिशाली व्यक्ति भी उसे आसानी से वश में कर सकता था। वहुगाजियन को पूरी तरह से घायल करने के बाद गूहे ने उपहास किया। उसने हाथ बढ़ाया और जोरदार बैंगनी लपटें बाहर निकलीं, जिससे एक विशाल ज्वाला जाल बन गया जिसने वहुगाजियन को घेर लिया। बैंगनी ज्वाला जाल ने वहुगाजियन को जकड़ते हुए एक बेड़ी की तरह काम किया।
चाहे वह कितना भी संघर्ष करे, ज्वाला जाल से मुक्त होना असंभव लग रहा था। इसके बजाय वह केवल एक फंसे हुए जानवर की तरह गुस्से और हताशा में दहाड़ सकता था। अपने दाहिने हाथ में ज्वाला जाल के साथ गुहे की आकृति हवा में चमकती हुई चली गई। कुछ ही पलक झपकते ही वह पर्वत श्रृंखला के भीतर एक निश्चित स्थान पर उतर गया। अपनी चोटों की गंभीरता के कारण वहुगाजियन के पास गुहे के सामने प्रतिरोध करने की कोई जगह नहीं थी। ज्वाला जाल में फंसे वहुगाजियन को देखकर गुहे ने राहत की सांस ली। इतने प्रयास के बाद वह आखिरकार सोल हॉल के इस आदमी से निपट गया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह आदमी इतनी गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद अभी भी जोर से दहाड़ने की ताकत रखता है। गुहे ने वहुगाजियन को देखा जो फ्लेम नेट में शोर मचा रहा था, कुछ आश्चर्य के साथ। गुहे ने एक पल के लिए वहुगाजियन को देखा, फिर भौहें सिकुड़ी, अपना दाहिना हाथ कस लिया और फ्लेम नेट जल्दी से सिकुड़ गया। ये वहुगाजियन के शरीर से चिपक गया, जिससे कई तरह की चटकने वाली आवाज़ें निकलीं और वहुगाजियन ने भी कई तरह की शोकाकुल चीखें निकालीं। जैसे जैसे ज्वाला जाल की शक्ति कम होती गई, वहुगाजियन के शरीर पर काली धुंध पतली होती गई। एक पल के बाद यह अंततः पूरी तरह से छंट गई। काली धुंध के छंटने के साथ वहुगाजियन का असली रूप आखिरकार सामने आ गया। ऊर्जा झिल्ली के भीतर एक थोड़ा भ्रमपूर्ण आत्मा धीरे धीरे तैर रही थी। हालांकि यह आत्मा अब पारदर्शी और अलौकिक दिखाई दे रही थी, जैसे कि यह गंभीर रूप से घायल अवस्था में प्रवेश कर गई हो। सोल हॉल गार्जियन की कमजोर आत्मा को देखते हुए गुहे दंग रह गया। एक आत्मा शरीर। गुहे ने वहुगाजियन की कमजोर आत्मा को देखा और उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। शायद किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि हाफ सटेप डू वेनेरेट की ताकत के बराबर यह सोल हॉल पावरहाउस सिर्फ एक आत्मा निकला। मूल कार्य को पढ़ने के बाद गुहे को इस पहलू की कुछ समझ थी। चूंकि सोल हॉल का नाम आत्मा के नाम पर रखा गया था और शक्तिशाली आत्मा शरीरों को लक्षित किया गया था, इसलिए इस रहस्यमय संगठन का आत्माओं के साथ एक महत्वपूर्ण संबंध होना चाहिए। शायद सोल हॉल के कुछ मजबूत सदस्य भी आत्मा के शरीर थे। गुहे समझ गया कि सोल हॉल आत्मा की शक्ति से निपटने के लिए आत्मा के शरीर का उपयोग करता है। ये ध्यान देने योग्य है कि साधारण डू आत्मा के शरीर को घातक नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अन्य आत्मा के शरीर को पकड़ने या उससे निपटने के लिए सबसे अच्छे शिकारी भी इसी तरह के रूप के आत्मा के शरीर होते हैं। अगर तुम मुझे मार दोगे तो सोल हॉल तुम्हें जाने नहीं देगा। वहुगाजियन अभी भी गुहे को एक भयंकर नज़र से घूर रहा था, भले ही वह अब उनके हाथों में था। उसकी शत्रुता अभी भी काफ़ी तीव्र थी। निश्चिंत रहो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मुझे अभी भी तुमसे बहुत कुछ सीखना है। गुहे ने निडरता से ऊर्जा झिल्ली में हाथ डाला, वहुगाजियन की आत्मा को छुआ और मुस्कुराया। ये देखकर कि गुहे ने इतना साहसी होने की हिम्मत की, वहुगाजियन की आंखों में एक भयावह भाव चमक उठा। उसने अपनी उंगलियां फड़फड़ाईं और एक छोटी काली जंजीर रहस्यमय तरीके से प्रकट हुई, फिर गुहे के हाथ की ओर वार किया। हंफ। वहुगाजियन की हरकतें देखकर गुहे ने नाक सिकुड़ी। उसने अपनी उंगलियां हिलाईं और एक अदृश्य बैंगनी लौ अचानक उसकी हथेली में दिखाई दी, जो सीधे वहुगाजियन की ओर बढ़ रही थी। जन्मजात लौ तेजी से ऊपर की ओर बह गई और सीधे वहुगाजियन की आत्मा से टकरा गई। जैसे ही बैंगनी लपटों ने वहुगाजियन की आत्मा को छुआ, गाढ़ा सफ़ेद धुआं और चटकने की आवाज़ें फूट पड़ीं। उसके बाद उसके मुंह से एक हड्डी भेदी चीख निकली। अरे, ये किस तरह की लौ है? ये सीधे आत्मा को नुकसान पहुंचा सकती है। अध्याय 173 पूछताछ। वहुगाजियन को देखकर, जो नौ अथाह ज्वाला के जुर्मुट से जलने के कारण इधर उधर उछल रहा था, गुहे ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि यह नौ अथाह ज्वाला वास्तव में आत्मा को सीधे नुकसान पहुंचा सकती है। हालांकि किसी भी ऊर्जा या क्यूई के एक निश्चित स्तर तक पहुंचने से आत्मा को नुकसान पहुंच सकता है, निस्संदेह नौ अथाह ज्वाला ऐसी चीज थी जिससे आत्मा वास्तव में डरती थी। गुहे की नौ अथाह ज्वाला के जलने के कारण पहले से ही बुरी तरह घायल वहुगाजियन को और भी अधिक नुकसान पहुंचा। उसकी आत्मा लगभग पारदर्शी लग रही थी, मानो वह किसी भी क्षण शून्य में बदल सकती है। वहुगाजियन को शून्य होने के कगार पर देखकर गुहे ने अपना हाथ हिलाया और नौ अथाह ज्वाला धीरे धीरे विलीन हो गई। फिर उसने अपनी स्टोरेज रिंग से एक जेड बोतल निकाली, इशारा किया और एक सक्शन बल ने सीधे वहुगाजियन की आत्मा को बोतल में खींच लिया। उसने अपनी उंगलियों पर आग की लपटों से बोतल को सील कर दिया। बोतल को अपने स्टोरेज रिंग में रखते हुए गुहे ने आखिरकार राहत की सांस ली। जब तक वह इस आदमी को पकड़ लेता, उसका लक्ष्य पूरा हो जाता। वहुगाजियन के बिना वह क्लाउड मिस्ट सेक्ट के भीतर अधिक स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकता था। नीचे नष्ट हुए पहाड़ों को देखते हुए गुहे ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और उसकी आकृति शून्य में गायब हो गई। थोड़ी देर बाद गुहे आंगन में वापस आ गया था। अपने कमरे में प्रवेश करते हुए गुहे ने वहुगाजियन की आत्मा वाली जेड बोतल निकाली। जैसे ही उसकी नज़र बोतल पर पड़ी, गुहे की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसने अपनी आत्मा की शक्ति को मुक्त किया और पूरे कमरे को सुरक्षित रूप से सील कर दिया।
डू पूर्वज के तरीके बेहद रहस्यमय थे और गुहे स्वाभाविक रूप से थोड़ा सावधान महसूस कर रहा था। हालांकि वह वर्तमान में बुरी तरह घायल था, लेकिन वह डू पूर्वज की शक्तिशाली सेना के पलटवार को पूरी तरह से अनदेखा नहीं कर सकता था। हालांकि वहू गार्जियन के शीर्ष पर भी वह इसे दबा सकता था। अब जब तक वह सावधान रहे, केवल आत्मा ही बची हुई है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अपने हाथ में जैद की बोतल को देखते हुए गुहे ने बोतल के मुंह को छुआ। अदृश्य लपटों का उतार चढ़ाव धीरे धीरे कम होता गया जब तक कि वह पूरी तरह से गायब नहीं हो गई। जैसे ही लपटें गायब हुईं, एक भ्रामक आत्मा जल्दी से बाहर निकली, हताश होकर छत की ओर भागी। गुहे ने अपनी उंगली हिलाई और छत के ऊपर एक अदृश्य लौ अवरोध अचानक दिखाई दिया। भ्रामक आत्मा उससे टकरा गई, एक तेज आवाज के साथ फट गई। जल्द ही एक दयनीय चीख गूंज उठी। लौ अवरोध में भागती हुई भ्रामक आत्मा को देखकर गुहे मंद मंद मुस्कुराया। उसने हाथ की मुहरें बनाई और अदृश्य लौ अवरोध धीरे धीरे नीचे उतरने से पहले आत्मा को लपेटते हुए सटीक रूप से नीचे उतरा। हे वहू गार्जियन, इतनी तेजी से क्यों भाग रहे हो? लौ ढाल में छिपे सतर्क वहू गार्जियन को देखकर, जो आसपास की लौ अवरोध को छूने से डर रहा था, गुहे ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम मेरी पहचान जानते हो? गुहे ने अनजाने में वहू गार्जियन की पहचान बता दी थी, जिससे वहू गार्जियन चौंक गया और अविश्वसनीय रूप से गुहे को देखने लगा। इस समय गुहे ने लाल कमल मंच की आड़ में अपना असली चेहरा दिखाया। क्या तुम गुहे हो? गुहे के कुछ हद तक परिचित चेहरे को देखते हुए वहू गार्जियन ने अविश्वास से भरी अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। छठी कक्षा के कीमियागर के रूप में गुहे लंबे समय से वहू गार्जियन के निशाने पर था। दिखने में थोड़े से बदलाव के बावजूद वहू गार्जियन उसे आसानी से पहचान लेता था। इस समय वहू गार्जियन का दिमाग एक तूफानी समुद्र की तरह था, जो उसकी सभी जानकारियों को उलट रहा था। गुहे डू एंसेस्टर क्षेत्र में छठी कक्षा का कीमियागर इतना शक्तिशाली हो गया था। ये संभव नहीं हो सकता, ये सच नहीं हो सकता। वहू गार्जियन ने गुहे को घूर कर देखा, इस दृश्य को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। वहू गार्जियन की आंखें बहुत तेज हैं, वास्तव में यह मैं ही हूँ गुहे। वहू गार्जियन के आरोप का सामना करते हुए गुहे ने कोई आपत्ति नहीं की और सीधे स्वीकार कर लिया। गुहे, तुम वास्तव में कौन हो? गुहे को स्वीकार करते हुए देखकर वहू गार्जियन शांत हो गया। इस समय उसके दिमाग में कई तरह के विचार कौंधे और उसने गुहे की असली पहचान के बारे में अटकलें लगानी शुरू कर दीं। प्राचीन परिवार, कीमिया टॉवर, या शायद एक शीर्ष स्तरीय जानवर जाति परिवार। जहां तक क्लाउड मिस्ट संप्रदाय के मानद बुजुर्ग के रूप में गुहे की मूल स्थिति का सवाल है, वहू गार्जियन ने पहले ही इसे अपने दिमाग से निकाल दिया था। एक शक्तिशाली डू पूर्वज, विशेष रूप से एक उच्च स्तरीय, स्वेच्छा से एक छोटे क्लाउड मिस्ट संप्रदाय का मानद बुजुर्ग बन गया। यह हास्यास्पद था। वहू गार्जियन के सवालों का सामना करते हुए गुहे ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, वहू गार्जियन, क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? मैं इतने सालों से क्लाउड मिस्ट संप्रदाय में हूँ। ये देखकर कि गुहे इसे स्वीकार नहीं करना चाहता था, वहू गार्जियन ने अब और जोर नहीं दिया। उसके दिमाग में गुहे को क्लाउड मिस्ट संप्रदाय में छिपे किसी अन्य कबीले से एक शक्तिशाली व्यक्ति होना चाहिए। आप वास्तव में क्या चाहते हैं? सोल हॉल के सभी रक्षकों के पास सोल हॉल में आत्मा के निशान हैं। अगर तुम मुझे मारोगे तो यह निश्चित रूप से देखा जाएगा और सोल हॉल के प्रवर्तक तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। एक पल की चुप्पी के बाद वहू गार्जियन ने गुहे को घूरते हुए जोर से गुर्राया। मुझे इस तरह की धमकी मत दो। वहू गार्जियन की धमकी के बारे में गुहे ने स्पष्ट रूप से इसे नहीं माना। उसने उदासीनता से कहा, भले ही आत्मा की छाप बची हो तो क्या सोल हॉल ये निर्धारित कर सकता है कि मैंने तुम्हें मारा है? चिंता मत करो, मैं बस कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। जब तक वहू गार्जियन सच बताता है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। गुहे ने न तो पुष्टि की और न ही इनकार किया, मुस्कुराते हुए। इन शब्दों पर वहू गार्जियन की आंखें चमक उठीं, फिर व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, तुम क्या जानना चाहते हो? मुझे सोल हॉल के कई हॉल से संबंधित जानकारी बताओ। गुहे एक कुर्सी पर बैठ गया और धीरे से पूछा, सोल हॉल की जानकारी? वहू गार्जियन हैरान रह गया, उसने आश्चर्य से गुहे को देखा। अधिकांश लोग उनसे बचते थे, लेकिन इस आदमी ने इस जानकारी के बारे में सक्रिय रूप से पूछताछ करने की हिम्मत की। बच्चे, तुम में वाकई हिम्मत है। यह मत सोचो कि थोड़ी सी ताकत तुम्हें घमंडी बना सकती है। सोल हॉल की नज़र में तुम्हें खत्म करना बस एक आसान काम है। अगर तुम समझदार हो तो मुझे जल्दी जाने दो, नहीं तो वहू गार्जियन के बोलने से पहले उसके चारों ओर अदृश्य ज्वाला अवरोध अचानक सिकुड़ गया, आखिरकार उसकी आत्मा से चिपक गया। चिलचिलाती गर्मी के कारण उसके शरीर से एक तीखी आवाज निकली और एक तीखी चीख फिर से गूंज उठी। लगभग आधे मिनट तक भूनने के बाद लपटें धीरे धीरे पीछे हट गईं और पीछे एक बेहद कमजोर आत्मा रह गई। गुहे ने वहू गार्जियन की ओर उदासीनता से देखा और सपाट लहजे में कहा, यह वह उत्तर नहीं है जो मैं चाहता हूँ।
यह मत सोचो कि मैं तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं कर सकता और तुम्हें मारने से पहले मैं तुम्हें पर्याप्त दर्द का आनंद लेने दूंगा। तुम गूहे पर एक नाराज नज़र रखते हुए और अपने चारों ओर जलती हुई अदृश्य लौ की बाधा को देखते हुए वहु संरक्षक की आंखों में भय का एक स्पर्श दिखाई दिया। बहुत देर बाद उसने अनिच्छा से कहा, आप क्या जानकारी जानना चाहते हैं? गूहे ने धीरे से पूछा, आत्मा हॉल वास्तव में कितना शक्तिशाली है? इन शब्दों पर वहु संरक्षक की आंखों में एक व्यंग्यात्मक भाव दिखाई दिया। उसने कहा, ये सवाल पूछते हुए क्या आपको मारा जाने का डर नहीं है? आत्मा हॉल में सख्त स्तर हैं, बस रक्षकों के बीच 3 स्तर हैं, स्वर्ग, पृथ्वी और मानव। मैं सिर्फ एक मानव स्तर का संरक्षक हूं और संरक्षकों के ऊपर उच्च स्थिति वाले श्रद्धेय बुजुर्ग हैं। उनकी ताकत यहां तक कि पूरे डूक्यूई महाद्वीप में भी शायद ही कभी मुकाबला करती है। सिर्फ इसलिए अभिमानी मत बनो कि तुम्हारे पास डू पूर्वज की ताकत है। हमारे आत्मा हॉल की नज़र में आपको केवल एक छोटे से शाखा हॉल की आवश्यकता है और यह आपको सीधे खत्म कर सकता है। वहु गार्जियन की बातें सुनकर भले ही गूहे ने मूल रचना पढ़ी थी, वह खुद को थोड़ा तैयार महसूस करने से नहीं रोक सका। अब वहु गार्जियन की बातें सुनकर उसकी आंखों में गंभीरता की झलक दिखी। सोल हॉल की शक्ति वाकई भयानक थी। डू पूर्वज स्तर के शक्तिशाली विशेषज्ञ केवल सबसे कम रैंक वाले रक्षक थे। उच्च रैंक वालों के बारे में क्या? ऐसा लगता है कि उसे अभी भी छिपना जारी रखना होगा। अगर उसकी पहचान समय से पहले उजागर हो जाती है तो यह आपदा ला सकता है। इस उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में आपके कितने लोग हैं? गूहे ने हल्के से मेज पर थपथपाया और धीरे से पूछा। सोल हॉल में लोगों की हरकतें रहस्यमयी हैं और उनसे बच पाना मुश्किल है। अगर वह उनके ठिकाने को समझ सकता है तो गूहे के पास उनसे एक एक करके निपटने का तरीका है। मुझे इस बारे में नहीं पता। हमारे सोल हॉल के लोग हमेशा रहस्यमय तरीके से काम करते हैं। इस उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में आयरन नामक एक संरक्षक से निपटने के अलावा मैं दूसरों के बारे में कुछ नहीं जानता। वहु संरक्षक ने सच्चाई से जवाब दिया। आयरन संरक्षक? इन शब्दों पर गूहे की आंखों में आश्चर्य की चमक आ गई और वह बोल पड़ा, क्या आप चू साम्राज्य के व्यक्ति की बात कर रहे हैं? क्या आपने उसे देखा है? गूहे का जवाब सुनकर वहु संरक्षक का दिल उछल पड़ा और उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। गूहे कहाँ से आया था? न केवल वह अपनी पहचान जानता था बल्कि अब वह आयरन संरक्षक की पहचान भी जानता था। अगर गूहे द्वारा दिखाए गए बिल्कुल अलग तरीके न होते तो वहु संरक्षक को संदेह होता कि गूहे भी सोल हॉल से आया है। आपको ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं है, बस मेरे सवालों का ईमानदारी से जवाब दें। वहु गार्जियन को फिर से सवाल पूछते देख गूहे ने उदासीन भाव से भौहें सिकुड़ी। जैसे ही वह बोला, आसपास की जलती हुई लपटें धीरे धीरे पास आ गईं। ये दृश्य देखकर वहु गार्जियन के हाव भाव बदल गए और वह बोलने से खुद को रोक नहीं पाया। रुको, मैं बात करता हूँ। वह आयरन गार्जियन भी मेरी तरह गार्जियन स्तर पर है। हालांकि वह केवल मानव स्तर का गार्जियन है जबकि मैं पृथ्वी स्तर का गार्जियन हूँ। क्या आपके पास संपर्क करने के लिए कोई उच्च अधिकारी नहीं है? गूहे ने जवाब में पूछा। मुझे याद है कि सोल हॉल आत्मा को पकड़ने वाले कार्य सौंपता है। आप आमतौर पर अपने कार्यों की रिपोर्ट करने के लिए कहाँ जाते हैं? हर बार जब हम बाहर जाते हैं तो हमारे पास एक निर्धारित कार्य कोटा होता है जिसे एक निर्दिष्ट समय के भीतर पूरा करना होता है। हमें रिपोर्ट करने के लिए मुख्यालय लौटना होगा। हालांकि सोल हॉल के महाद्वीप पर कई शाखा हॉल हैं और वे स्थान जहां हम अपनी आत्माओं की रिपोर्ट करते हैं वे ये शाखा हॉल हैं। क्या आप कई शाखा हॉल के स्थानों को जानते हैं? गूहे ने दबाव डालना जारी रखा। 2. हर बार जब हम किसी मिशन पर निकलते हैं तो एक मानव स्तर का संरक्षक केवल एक शाखा हॉल का स्थान जानने के लिए योग्य होता है, जबकि एक पृथ्वी स्तर का संरक्षक 2 और एक स्वर्ग स्तर का संरक्षक 3 जान सकता है। वहु संरक्षक ने उत्तर दिया, उसके चारों ओर घूमती लपटों पर एक गुप्त नज़र डालते हुए। तीव्र गर्मी को महसूस करते हुए वहु संरक्षक की आत्मा थोड़ी कांप उठी क्योंकि वह अनिच्छा से बोल रहा था। एक पृथ्वी स्तर के संरक्षक के रूप में आपको 2 शाखा हॉल के स्थानों को जानना चाहिए, है ना? वे कहाँ हैं? गूहे ने संकुचित आंखों से धीरे से पूछा। अपने दांत काटते हुए वहु संरक्षक ने अपना सिर हिलाया। यह एक आत्मा हॉल रहस्य है। अगर मेरी पोल खुल गई तो मेरी किस्मत तुम्हारे हाथों मरने से बेहतर कुछ नहीं होगी। गूहे की काली काली आंखों में एक ठंडी रोशनी चमकी जब उसने अपना हाथ कस लिया, जिससे अदृश्य ज्वाला अवरोध वहु गार्जियन के चारों ओर कसकर सिकुड़ गया। तीव्र दर्द के साथ फुफकारने की आवाजें भी आईं और वहु गार्जियन की हताश चीखें फिर से गूंज उठीं। तुम्हारे पास 2 विकल्प हैं, या तो ज्वालाओं को सहो और अभी मर जाओ, या प्रार्थना करो कि तुम्हारी जानकारी लीक होने की बात सोल हॉल को पता न चले। गूहे ने उदासीनता से कहा, सफ़ेद धुएं में लिपटे वहु गार्जियन को देखते हुए। तुम कमीने। ठीक है, मैं बात करूंगा, मुझे जाने दो। वहु गार्जियन ने अभी अभी शाप दिया था और अदृश्य लपटों का तापमान अचानक बढ़ गया। बहुत दर्द में वह जल्दी से चिल्लाया।
उसकी आवाज़ सुनकर संकुचित ज्वाला अवरोध धीरे धीरे फैल गया, जिससे लंगड़ा और कमज़ोर आत्मा प्रकट हुई। मुझे जो 2 शाखा हॉल पता हैं, उनमें से एक चू साम्राज्य से बहुत दूर तियानिक्सिन साम्राज्य में महाद्वीप के केंद्र के पास और उत्तर पश्चिम क्षेत्र के साथ जंक्शन पर स्थित है। इसे तियानज़ेंग गॉज कहा जाता है। दूसरा ब्लैक हॉर्न डोमेन में है। अनिच्छा से बोलते समय वुहू गाजियन की आत्मा थोड़ी कांप उठी। तियानिक्सिन साम्राज्य में तियानज़ेंग गॉज और ब्लैक हॉर्न डोमेन। इन शब्दों पर गुहे ने अपनी आंखों में आश्चर्य के भाव के साथ धीरे से बड़बड़ाया। उसे उम्मीद नहीं थी कि ब्लैक हॉर्न डोमेन में सोल हॉल की शाखा होगी। गुहे के चेहरे पर अजीब भाव देखकर वुहू गाजियन ने सोचा कि यह आदमी सोल हॉल का ध्यान आकर्षित कर रहा है, और वह भयभीत हुए बिना नहीं रह सका। गुहे, ऐसा मत सोचो कि हमारे सोल हॉल के शक्तिशाली लोगों से निपटने के लिए थोड़ी ताकत होना ही काफ़ी है। क्या तुम हमारे सोल हॉल की नींव जानते हो? क्या तुम हमारे सोल हॉल के भगवान की ताकत जानते हो? वुहू गाजियन ने आत्मविश्वास की कमी के साथ पूछा। गुहे ने वुहू गाजियन की ओर ठंडे अंदाज में देखा। क्या तुमने सोल हॉल के भगवान को देखा है? गुहे काफ़ी हैरान था। वुहू गाजियन सिर्फ एक छोटा सा पृथ्वी स्तर का गाजियन था, उसके पास सोल हॉल के भगवान से निपटने की योग्यता नहीं होनी चाहिए। गुहे का सवाल सुनकर वुहू गाजियन के चेहरे पर कुछ अजीब भाव आ गए। काफ़ी देर बाद उसने व्यंग्य किया, भगवान रहस्यमय और अप्रत्याशित हैं। मेरे जैसे निम्न मानव स्तर के संरक्षक की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि स्वर्ग स्तर के संरक्षक भी उन्हें शायद ही कभी देख पाते हों। पूरे सोल हॉल में कुछ आदरणीय बुजुर्गों और कुछ अन्य लोगों को छोड़कर कोई भी भगवान की असली ताकत को नहीं जानता। लेकिन सोल हॉल को इतने बड़े पैमाने पर विकसित करने में सक्षम होने के लिए भले ही आप अपनी गांड का इस्तेमाल करें, आप बता सकते हैं कि भगवान की ताकत कितनी भयानक है। सच कहूं तो आप लोगों के पास ऐसे शीर्ष स्तरीय विशेषज्ञों के संपर्क में आने की योग्यता भी नहीं है। यदि आप फिर से भूलने का दर्द नहीं सहना चाहते हैं तो बस मेरे सवालों का जवाब दें। आपके बाकी शब्द आपके पेट में सड़ सकते हैं। गुहे की निगाहें बर्फ की तरह ठंडी थीं क्योंकि उसने उसे स्कैन किया, फिर दोबारा पूछा, मुझे आपके और युनशान के बीच के लेन देन के बारे में विस्तार से बताओ। युनशान। गुहे के शब्दों को सुनकर वुहू संरक्षक ने अंदर ही अंदर आह भरी। ऐसा लग रहा था कि यह आदमी वास्तव में सब कुछ जानता था। अपने दिल में एक आह भरते हुए वुहू गाजियन ने अनिच्छा से कहा, युनशान ने पहले ही रक्त आत्मा की गोली ले ली है। जब वह 2 पूर्वजों के दायरे में घुस जाएगा तो वह 3 चीज़ों में मेरी मदद करेगा। बेशक अगर वह टूटने में विफल रहता है तो मैं उसकी आत्मा लेने का अवसर जब्त कर लूंगा। सुनने के बाद गुहे ने शांति से पूछा, रक्त आत्मा की गोली क्या है? अध्याय 174, रक्त आत्मा की गोली। गुहे ने उदासीनता से पूछा, रक्त आत्मा की गोली क्या है? ये सुनकर वुहू संरक्षक एक पल के लिए चुप हो गया और फिर जवाब दिया, रक्त आत्मा की गोली हमारे आत्मा हॉल द्वारा विकसित एक अजीबोगरीब अमृत है। ये ड पूर्वज क्षेत्र से नीचे के लोगों की ताकत को जबरन बढ़ा सकता है। बेशक ड पूर्वज क्षेत्र से ऊपर के लोगों के लिए रक्त आत्मा की गोली भी साधना बढ़ाने का प्रभाव डालती है। इस बिंदु पर बोलते हुए वुहू संरक्षक ने गुहे की ओर देखा। उसके स्वर में चापलूसी का भाव था। गुहे, मेरे पास यहाँ 2 रक्त आत्मा की गोलियां हैं। यदि आप उन्हें लेना चाहते हैं तो मैं उन्हें आपको दे दूंगा। ये सुनकर गुहे वुहू संरक्षक की ओर देखने से खुद को रोक नहीं सका। उसकी आंखों में निर्णय का एक निशान था। थोड़ी देर बाद जब वुहू गाजियन को गुहे की निगाहों के नीचे अपने दिल की धड़कनें तेज महसूस हुईं तो गुहे की आवाज़ धीरे से गूंजी, उन्हें यहाँ लाओ। गुहे के शब्दों को सुनकर वुहू गाजियन थोड़ा स्तब्ध रह गया, लेकिन जल्द ही उसके चेहरे पर खुशी की एक झलक दिखाई दी। उसने जल्दी से सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं उन्हें तुरंत तुम्हें दे दूंगा। वुहू गाजियन की अधीर उपस्थिति को देखकर गुहे की आंखों में ठंडक का एक संकेत दिखाई दिया। इसके बाद वुहू गाजियन ने एक हाथ की मुहर बनाई और उसकी हथेली में एक जेड बोतल दिखाई दी। गुहे, ब्लड सोल पिल्स इस बोतल के अंदर हैं। वुहू गाजियन ने ब्लड सोल पिल्स गुहे को सौंप दी। जब गुहे ने वुहू गाजियन को जेड बोतल निकालते देखा तो उसकी आंखों में एक असामान्य रंग दिखाई दिया। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने इस आदमी पर कोई स्टोरेज आइटम नहीं देखा। ऐसा लगता है कि यह ब्लड सोल पिल काफ़ी कीमती है। बिना कुछ बोले गुहे ने सीधे हाथ बढ़ाया और वुहू गाजियन के हाथ से जेड की बोतल ले ली। धमाका! गुहे ने सीधे बोतल का ढक्कन खोला और तुरंत ही एक समृद्ध ऊर्जा का उतार चढ़ाव निकला। गुहे ने अनजाने में सूंघकर अपनी भौहें सिकुड़ी। उसे वास्तव में इस ब्लड सोल पिल में खून और मांस की तेज गंध आ रही थी। सोल हॉल के लगातार भयावह तरीकों के बारे में सोचते हुए गुहे ने अपना सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि इस ब्लड सोल पिल की शोधन विधि भी बेहद दुष्ट थी। वुहू गाजियन ने घबराहट में गुहे के हाव भाव को देखा और पूछा, गुहे, इस ब्लड सोल पिल के बारे में क्या ख्याल है? एक पूर्वज स्तर के गाजियन के रूप में मैं हर साल 2 ब्लड सोल पिल प्राप्त कर सकता हूँ। अगर तुम चाहो तो भविष्य में मुझे मिलने वाली सभी ब्लड सोल पिल तुम्हारी होंगी।
वहू गार्जियन ने वादा किया, उम्मीद करते हुए कि ब्लड सोल पिल की वजह से गूहे उसे जाने देगा। हालांकि उसे यह उम्मीद नहीं थी कि गूहे की नज़र में ये ब्लड सोल पिल्स कुछ खास नहीं थीं। वहू गार्जियन की बातें सुनने के बाद गूहे के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वहू गार्जियन को अर्थपूर्ण नज़र से देखते हुए उसने धीरे से कहा, वहू गार्जियन, मत भूलना मैं भी एक कीमियागर हूँ। गूहे की बातें सुनकर वहू गार्जियन का दिल धड़क उठा और उसका चेहरा थोड़ा बदल गया। गूहे की याद दिलाने के बाद उसे याद आया कि उसके सामने वाला व्यक्ति अभी भी छठी कक्षा का कीमियागर है। ये सोचकर वहू गार्जियन को कुछ बुरा लगा। ब्लड सोल पिल वास्तव में आपकी साधना को बढ़ा सकती है, लेकिन ऐसा लगता है कि आप कमियों को समझाना भूल गए। गूहे ने ब्लड सोल पिल्स वाली जेड बोतल पकड़ी। वहू गार्जियन को देखते हुए उसकी नज़र ठंडी थी। मैं नहीं समझ पाया कि तुम्हारा क्या मतलब है। ब्लड सोल पिल हमारे सोल हॉल का खजाना है, इसमें क्या खामियां हो सकती हैं? ये सुनकर वहू गार्जियन के हाव भाव थोड़े बदल गए और उनकी आंखों में थोड़ी सी टालमटोल दिखाई दी। हालांकि उन्होंने फिर भी खुद को समझाने के लिए मजबूर किया। वहू गार्जियन के जिद्दी इनकार को सुनकर गूहे ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसने अपना दाहिना हाथ कस लिया और एक शक्तिशाली ज्वाला ने वहू गार्जियन को घेर लिया। लपटों को अपने पास आते देखकर वहू गार्जियन के हाव भाव में काफी बदलाव आया और उनके चेहरे पर डर का भाव दिखाई दिया। प्रतिक्रिया करने के बाद वह जल्दी से चिल्लाया, रुको, मैं बात करूंगा। ये सुनकर गूहे के विचार बदल गए और झुलसती लपटें तुरंत वहू गार्जियन के सामने रुक गईं और उनका आगे बढ़ना बंद हो गया। अपने पूरे शरीर में जलन महसूस करते हुए वहू गार्जियन ने जल्दी से कहा, ब्लड सोल पिल लेने के बाद यह आत्मा में रक्त अभिशाप छोड़ देगा, जिससे आप किसी भी समय उसके जीवन और मृत्यु का फैसला कर सकेंगे। अध्याय 174 ब्लड सोल पिल। यदि कोई ब्लड सोल पिल लेने के बाद भी आगे नहीं बढ़ पाता है तो वह सीधे विस्फोट करके मर जाएगा। पूरे शरीर का रक्त और मांस रक्त अभिशाप द्वारा अवशोषित हो जाएगा, जिससे एक नई ब्लड सोल पिल बन जाएगी। गूहे की धमकी के तहत वहू गार्जियन ने अपनी जान बचाने के लिए किसी और चीज़ की परवाह नहीं की और सीधे ब्लड सोल पिल के प्रभावों और कमियों के बारे में बताया। जल्दी करो। अपनी सारी जानकारी उगलने के बाद वहू गार्जियन ने अपने चारों ओर की लपटों को देखा, गूहे की ओर देखते हुए विनती की। ये देखकर गूहे के विचार बदल गए और लपटें तुरंत गायब हो गईं। ब्लड सोल पिल, ब्लड शाप। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सोल हॉल ऐसी चीजें पैदा करेगा। गूहे ने भौहें सिकुड़ी और एक पल के लिए सोचा, फिर वहू गार्जियन की ओर देखा और पूछा, क्या आप इस ब्लड सोल पिल की शोधन विधि जानते हैं? वहू गार्जियन ने इन शब्दों पर कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, ब्लड सोल पिल बहुत महत्वपूर्ण है। मैं सिर्फ एक छोटा पूर्वज स्तर का गार्जियन हूँ। मैं शोधन विधि कैसे जान सकता हूँ? गूहे की असंतुष्ट अभिव्यक्ति को देखकर वहू गार्जियन ने जल्दी से कहा, लेकिन लॉर्ड वेनेरेट युनशान को पता होना चाहिए। लॉर्ड वेनेरेट युनशान। गूहे ने अपनी भौहें थोड़ी सिकुड़ी। सोल हॉल में लॉर्ड वेनेरेट बनने के लिए साधना स्तर कम से कम वेनेरेट दायरे में होना चाहिए। ऐसा अस्तित्व वह नहीं था जिससे वह अभी निपट सकता था। सफलता। गूहे ने युनशान के बारे में सोचा, जिसने पहले ही ब्लड सोल पिल ले ली थी। ब्लड सोल पिल लेने के बाद अगर रक्त अभिशाप सक्रिय नहीं होता है तो क्या कोई अन्य प्रभाव होता है? गूहे ने वहू गार्जियन की ओर देखा और धीरे से पूछा। पिछली धमकी के तहत वहू गार्जियन ने इस बार संकोच नहीं किया। उसने ईमानदारी से कहा, ब्लड सोल पिल लेने के बाद भविष्य में तब तक आगे बढ़ने की कोई संभावना नहीं होगी जब तक कि आत्मा में रक्त अभिशाप को हटा नहीं दिया जाता। आगे बढ़ने की कोई संभावना नहीं। गूहे का चेहरा थोड़ा बदल गया। इसका मतलब यह था कि भले ही युन वेनेरेट दायरे में घुस गया हो, लेकिन भविष्य में आगे की सफलता की कोई संभावना नहीं होगी। रक्त अभिशाप हटाओ। मुझे आश्चर्य है कि क्या स्वर्गीय ज्वाला प्रभावी होगी। यदि ऐसा है तो मैं उसकी मदद कर सकता हूँ। एक पल में गूहे के दिमाग में कई विचार कौंध गए। उस समय उसने अल्केमिस्ट ग्रैंड मीटिंग में पहला स्थान जीता था और यह युनशान ही था जिसने उसे व्यक्तिगत रूप से भर्ती किया था और उसे अप्रतिरोध्य लाभ प्रदान किए थे। यह युनशान के समर्थन से ही था कि गूहे जल्दी ही छठी कक्षा के कीमियागर के स्तर तक पहुंच गया। गूहे के लिए युनशान के मन में कृतज्ञता की भावना थी। यदि उसके पास क्षमता होती तो वह दूसरे पक्ष की मदद करने में कोई आपत्ति नहीं करता। इसके अलावा युनशान की पहचान युन के शिक्षक के रूप में होने के कारण गूहे के पास खड़े होने का कोई कारण नहीं था। यदि युन को पता होता कि अगर वह चुपचाप खड़ा होता तो शायद वह उससे नफरत करती। ठीक है, चलो इस पुराने संप्रदाय के गुरु से मिलने का अवसर ढूंढते हैं। गूहे ने चुपके से एक निर्णय लिया। फिर उसने अपने हाथ में पकड़ी रक्त आत्मा की गोली को स्टोरेज रिंग में रख दिया और बाद में उसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के लिए तैयार हो गया। इसके बाद गूहे ने वहू गार्जियन की ओर देखा। उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान दिखाई दी। वहू गार्जियन, एक बंदी के रूप में आपको एक बंदी की तरह जागरूक होना चाहिए। अपने शरीर पर अच्छी चीज़ों को न छिपाना बेहतर है।
अचानक गूहे द्वारा विषय बदलने की बात सुनकर वहू गार्जियन थोड़ा स्तब्ध रह गया और फिर उसका चेहरा पीला पड़ गया। क्या क्या चीजें? गूहे का चेहरा उदासीन था। ऐसा लगता है कि वहू गार्जियन अभी भी भ्रम पाल रहा है। अभी अभी जब वहू गार्जियन ने रक्त आत्मा की गोली निकाली थी तो वह दृश्य उसने देखा था। जाहिर है कि इस आदमी के पास अभी भी बहुत सारी अच्छी चीजें छिपी हुई थीं। उच्च श्रेणी के स्थानिक पत्थर जो उच्च श्रेणी के स्थानिक छल्ले बनाने के लिए आवश्यक हैं, अत्यंत दुर्लभ थे। उच्च श्रेणी के स्थानिक पत्थर के भीतर स्थानिक कलाकृति मिलने की संभावना भी दयनीय रूप से कम थी। इसके अलावा स्थानिक कलाकृतियों को 3 स्तरों में वर्गीकृत किया गया था, ऊपरी, मध्य और निचला। उसके सामने का धूसर कोहरा पहले से ही उच्च श्रेणी के स्थानिक कलाकृति के स्तर पर पहुंच चुका था। ऐसी स्थानिक कलाकृति को अमूल्य माना जा सकता है। गूहे ने वहू गार्जियन को कुछ आश्चर्य से देखा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारा भाग्य इतना अच्छा होगा। इन शब्दों पर वहू गार्जियन के चेहरे पर एक पराजित भाव प्रकट हुआ। शुभकामनाएं। जब यह आपके हाथों में आया तो ये सौभाग्य नहीं था। उच्च श्रेणी के स्थानिक कलाकृति और उसके अंदर के विभिन्न खजानों के बारे में सोचते हुए वहू गार्जियन को लगा कि वह मरना चाहता है। गूहे, मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है। अब जबकि मैंने तुम्हें एक उच्च श्रेणी की स्थानिक कलाकृति भी दे दी है, तो क्या तुम मुझे जाने देने पर विचार कर सकते हो? एक पल के लिए झिझकने के बाद वहू गार्जियन ने गूहे की ओर विनती के भाव से देखा। जल्दी नहीं, जल्दी नहीं। हालांकि गूहे ने कुछ वाक्य कहे, लेकिन उसकी चेतना पहले ही उच्च श्रेणी के स्थानिक आर्टिफैक्ट में प्रवेश कर चुकी थी। स्थानिक आर्टिफैक्ट द्वारा खोला गया स्थान स्थानिक वलय की तुलना में बहुत बड़ा था, कम से कम 10 गुना बड़ा। चूंकि वहू गार्जियन ने स्थानिक आर्टिफैक्ट को बाहर निकालते समय बंधन संबंध को पहले ही हटा दिया था, इसलिए गूहे आसानी से स्थानिक आर्टिफैक्ट में प्रवेश कर गया। जैसे ही गूहे की चेतना प्रवेश करती है, उसकी दृष्टि के क्षेत्र में तुरंत एक विशाल स्थान दिखाई देता है। बहुत बड़ा। उस विशाल स्थान को देखकर, जो 10 खेल के मैदानों के आकार से कम 10 गुना बड़ा था, गूहे की आंखों में विस्मय का भाव प्रकट होता है। अध्याय 176, एक उच्च श्रेणी के स्थानिक आर्टिफैक्ट के लायक। वास्तव में यह एक उच्च श्रेणी का स्थानिक आर्टिफैक्ट है। बाद में एक कोने में गूहे को वहू गार्जियन का आजीवन संग्रह मिला। तस्क तस्क तस्क, यहाँ वाकई बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। वस्तुओं के इस ढेर को देखकर गूहे की आंखें थोड़ी ठंडी हो गईं। ऐसा लग रहा था कि वहू गार्जियन इतने सालों से लूटपाट में काफी सक्रिय रहा है, उसने बहुत सारे खजाने छिपाए हैं। लेकिन अब ये सब मेरे हैं। ये सोचते हुए गूहे के चेहरे पर एक अतुलनीय शानदार भाव दिखाई दिया। चारों ओर देखने के बाद गूहे की नज़र 2 स्क्रॉल पर रुक गई। एक विचार के साथ ये 2 काले स्क्रॉल तुरंत स्थानिक कलाकृति से निकल गए और गूहे के हाथों में दिखाई दिए। जब से गूहे की चेतना स्थानिक कलाकृति में प्रवेश कर गई थी, वहू गार्जियन की नज़र उस पर टिकी हुई थी। उसने सोचा था कि वह भागने के लिए गूहे की खोज का लाभ उठा सकता है। हालांकि गूहे ने लंबे समय से इस पर विचार किया था। वहू गार्जियन के चारों ओर कई ज्वाला अवरोधों को मजबूत करने के बाद वह आत्मविश्वास के साथ स्थानिक कलाकृति में प्रवेश कर गया। इस समय गूहे के हाथों में 2 स्क्रॉल को देखकर वहू गार्जियन का चेहरा बदल गया। उसके मुंह के कोने थोड़े से हिल गए। ये 2 स्क्रॉल उसकी गुप्त तकनीकें थीं जो उसने वर्षों से हॉल में गुणों के आदान प्रदान के माध्यम से प्राप्त की थीं। उसे उम्मीद नहीं थी कि आज वे सभी उसके सामने वाले व्यक्ति द्वारा ले लिए जाएंगे। वहू गार्जियन को बहुत अनिच्छा महसूस हुई, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। अपनी वर्तमान स्थिति में वह दूसरों की दया पर था। जीवित रहना अभी भी एक समस्या थी, वह किसी और चीज के बारे में कहाँ सोच सकता था। अपने हाथों में 2 स्क्रॉल पकड़े हुए गूहे ने वहू गार्जियन को हल्के से देखा। उसके चेहरे पर नाराजगी देखकर उसने खुशी से एक स्क्रॉल खोला। जैसे ही स्क्रॉल खोला गया, उसमें से एक आत्मा का उतार चढ़ाव फूट पड़ा, जो गूहे के दिमाग में प्रवेश कर गया। गूहे का दिमाग कड़ा हो गया। आत्मा के इस उतार चढ़ाव को ढकने के लिए उसने आत्मा की शक्ति का इस्तेमाल किया। ये पता चलने पर कि आत्मा का यह उतार चढ़ाव केवल पुस्तक से संबंधित जानकारी ही दर्ज करता है, वह धीरे धीरे शांत हो गया और इस जानकारी को आत्मसात करने पर ध्यान केंद्रित किया। थोड़ी देर बाद गूहे ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। अब तक उसने स्क्रॉल के अंदर की सारी जानकारी पढ़ ली थी। गूहे ने अपने हाथ में स्क्रॉल को देखा, एक सुखद आश्चर्यचकित भाव प्रकट किया। इस स्क्रॉल में एक आत्मा रहस्य तकनीक दर्ज थी। वास्तव में सोल हॉल के सदस्यों के पास आत्मा रहस्य तकनीकें होंगी, और हॉल में किसी भी अभिभावक स्तर के व्यक्ति के लिए ऐसी तकनीक विकसित करना आश्चर्यजनक नहीं था। उसने जो स्क्रॉल खोला था उसमें आत्मा रहस्य तकनीक का दस्तावेज था, जिसे वहू गार्जियन ने पहले इस्तेमाल किया था, सोल बाइंडिंग तकनीक। सोल हॉल में व्यवहारिक रूप से हर अभिभावक इस तकनीक का अभ्यास करता था। इसके बाद गूहे ने दूसरा स्क्रॉल खोला। एक बार फिर एक आत्मा उतार चढ़ाव उसके दिमाग में आया। गूहे को खुशी हुई, यह एक और आत्मा रहस्य तकनीक थी। वास्तव में सोल हॉल के योग्य आत्मा रहस्य तकनीकों में विशेषज्ञता
गूहे बहुत खुश हुआ और जल्दी से इस जानकारी को आत्मसात कर लिया। थोड़ी देर बाद गूहे ने अपने दिमाग में सारी जानकारी पढ़ ली थी। आत्मा भक्षण तकनीक, आत्मा को भस्म करके अपनी शक्ति को अस्थायी रूप से बढ़ाना। गूहे को अचानक वह दृश्य याद आ गया जहां वहु गार्जियन ने पहले आत्माओं को भस्म किया था। ऐसा लग रहा था कि उसने जो तकनीक दिखाई थी वह आत्मा भक्षण तकनीक थी। हालांकि यह तकनीक कुछ हद तक क्रूर थी, लेकिन महत्वपूर्ण क्षणों में किसी के जीवन को बचाने के लिए इसका उपयोग करना ईमानदारी नहीं माना जाता था। जब जीवन और मृत्यु का सामना करना पड़ता है तो क्रूरता की परवाह कौन करता है या नहीं। अपने हाथों में 2 स्क्रॉल की सावधानीपूर्वक जांच करते हुए गूहे ने उन्हें खुशी खुशी सिस्टम स्पेस में संग्रहित किया। अप्रत्याशित रूप से इस बार ऐसी फसल होगी। गूहे ने वहु गार्जियन को देखा और अपना हाथ लहराया, जिससे ज्वाला अवरोध दूर हो गए। अध्याय 176 आंतरिक शिष्य प्रतियोगिता शुरू होती है। इस बार तुम्हारे अच्छे प्रदर्शन को देखते हुए मैं तुम्हें अभी के लिए छोड़ दूंगा। आग की बाधाओं को दूर करने के बाद गूहे ने वहु संरक्षक की ओर मुस्कुराया। ये सुनकर शुरू में निराश वहु संरक्षक अचानक बहुत खुश हो गया। मेरी जान बख्शने के लिए धन्यवाद सर। मैं वादा करता हूं कि मेरे जाने के बाद मैं आपकी कोई भी जानकारी नहीं बताऊंगा। साफ तौर पर वहु संरक्षक ने कुछ गलत समझा था और गूहे के सामने आश्वासन देता रहा। चले जाओ। किसने कहा कि मैं तुम्हें जाने दूंगा? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें जाने दूंगा? इस पर गूहे के चेहरे पर एक अजीब भाव दिखाई दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि पिटाई से वहु संरक्षक मूर्ख बन गया हो? परिस्थितियों को देखते हुए उसकी जान बख्शना पहले से ही उदारता थी। फिर भी उसके मन में अभी भी जाने के विचार थे। ऐसा लगता है कि उसमें बुद्धि की कमी थी। क्या तुम मुझे जाने नहीं देना चाहते? क्या तुम अब भी मुझे कैद करना चाहते हो? ये सुनकर वहु गार्जियन के हाव भाव बदल गए और वह गुस्से में दहाड़ने लगा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा? एक ठंडी हंसी के साथ गूहे ने वहु गार्जियन के गुस्से भरे जवाब का इंतजार नहीं किया। अपने हाथ की एक लहर के साथ एक सक्शन बल बाहर निकला, जिसने वहु गार्जियन को वापस जेड बोतल में खींच लिया। फिर अदृश्य लपटें अंदर घुस गईं, सीलबंद बोतल के भीतर उच्च तापमान बनाए रखते हुए वहु गार्जियन की आत्मा को गंभीर चोट की स्थिति में रखा। वहु गार्जियन को फिर से सील करने के बाद गूहे ने राहत की सांस ली। उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी गंभीर थी। वह जानता था कि वहु गार्जियन ने जो उल्लेख किया था वह दुर्जय सोल हॉल के हिमखंड का सिर्फ एक सिरा था। ये छोटा सा टुकड़ा भी उसे बेहद सावधान करने के लिए पर्याप्त था। कम से कम अपने वर्तमान स्तर पर वह सोल हॉल के साथ बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकता था। काश मेरे पास कोई शक्तिशाली समर्थन होता। अपनी वर्तमान स्थिति के बारे में सोचते हुए गूहे ने एक असहाय भाव प्रकट किया। उसने अपनी असली ताकत को उजागर करने की हिम्मत न करते हुए इतना कमज़ोर अभिनय करने का कारण केवल ये था कि उसे सोल हॉल का ध्यान आकर्षित करने का डर था। लेकिन अब उसके पास अपनी ताकत के अलावा कोई शक्तिशाली समर्थन नहीं था। एक बार जब वह अपनी ताकत को पूरी तरह से उजागर कर देता और सोल हॉल के शक्तिशाली लोगों का ध्यान आकर्षित कर लेता तो परिणाम अकल्पनीय होते। अगर अभी उसके पास कोई मजबूत समर्थन होता। हालांकि ऐसी चीज़ों को जबरदस्ती नहीं किया जा सकता था और डूक्यूई महाद्वीप पर बहुत कम शक्तिशाली समर्थक थे जो सोल हॉल को सावधान कर सकते थे। इस बारे में सोचते हुए गूहे ने असहाय होकर आह भरी। एक शक्तिशाली समर्थन के बिना वह केवल खुद पर भरोसा कर सकता था। पर्याप्त ताकत होने से पहले गूहे सोल हॉल का सामना करने की हिम्मत नहीं करेगा। इसके बाद गूहे ने पहले प्राप्त की गई 2 आत्मा तकनीकों को निकाला और उनका ध्यानपूर्वक अध्ययन करना शुरू किया। समय तेजी से बीत गया और पलक झपकते ही 3 दिन बीत गए। यूनलान संप्रदाय के लिए बहुप्रतीक्षित आंतरिक शिष्य रैंकिंग प्रतियोगिता आखिरकार आ गई। आंतरिक शिष्य प्रतियोगिता पूरे यूनलान संप्रदाय के लिए वर्ष की सबसे जीवंत घटना थी। प्रतियोगिता के दौरान शायद ही कभी देखे जाने वाले कुलीन आंतरिक शिष्य और आमतौर पर कम प्रोफाइल रखने वाले बुजुर्ग सभी दिखाई देते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि आंतरिक शिष्य रैंकिंग प्रतियोगिता कुलीन आंतरिक शिष्यों के लिए मंच थी। केवल वे शिष्य जो डू प्रैक्टिशनर दायरे से ऊपर थे और 18 वर्ष से कम उम्र के थे वे भाग लेने के पात्र थे। डू प्रैक्टिशनर दायरे से नीचे के साधारण शिष्य किनारे पर दर्शक की भूमिका निभाते थे। भले ही केवल कुलीन आंतरिक शिष्यों ने भाग लिया, लेकिन उनकी संख्या कम नहीं थी। आंकड़ों के अनुसार पूरे यूनलान संप्रदाय में कुल 1016 कुलीन आंतरिक शिष्य थे जो सभी डू प्रैक्टिशनर दायरे से ऊपर थे। आंतरिक शिष्य रैंकिंग प्रतियोगिता में एक उन्मूलन प्रणाली का पालन किया गया, जहां 2 शिष्य मंच पर प्रतिस्पर्धा करते थे और विजेता आगे बढ़ता था जबकि हारने वाला बाहर हो जाता था। कुलीन आंतरिक शिष्यों में 1 सितारा डू प्रैक्टिशनर से लेकर 9 सितारा डू प्रैक्टिशनर तक शामिल थे, जिनमें उच्च साधना स्तर वाले शिष्य कम थे। 1 सितारा डू प्रैक्टिशनर स्तर के शिष्यों की संख्या आधे से ज्यादा थी, कुल मिलाकर 549 लोग। 2 सितारा और 3 सितारा डू प्रैक्टिशनर के लिए वे लगभग 2 तिहाई थे, यानी 321 लोग।
4 सितारा डू प्रैक्टिशनर लगभग 10वें हिस्से के थे, यानी 114 लोग। 4 सितारा डू प्रैक्टिशनर से ऊपर के लोगों की संख्या सबसे कम थी, सिर्फ कुछ दर्जन। उच्च स्तरीय शिष्यों के समय से पहले मिलने से बचने के लिए, जिससे मजबूत शिष्यों को जल्दी बाहर कर दिया जाता था और रैंकिंग अनुचित हो जाती थी, प्रतियोगिता ड्रॉ के लिए नियम थे। ड्रॉ के प्रत्येक दौर में उच्च स्तरीय शिष्य पहले ड्रॉ करेंगे और ड्रॉ किए जाने वाले लक्ष्य सबसे कम साधना स्तर वाले लोगों को प्राथमिकता देंगे। दूसरे शब्दों में, यदि एक सितारा डू प्रैक्टिशनर शिष्य मौजूद था, तो ड्रॉ की शुरुआत एक सितारा डू प्रैक्टिशनर शिष्यों से होगी। निकाले जाने वाले लक्ष्य एक सितारा डू प्रैक्टिशनर शिष्यों से शुरू होने चाहिए, और केवल तभी जब सभी एक सितारा डू प्रैक्टिशनर शिष्यों को निकाला जा सकता है, 2 सितारा डू प्रैक्टिशनर शिष्यों को निकाला जा सकता है, और इसी तरह। कुलीन आंतरिक शिष्यों की कुल संख्या 1016 थी, और प्रतियोगिता के प्रत्येक दौर में उनमें से आधे को बाहर कर दिया गया। इस प्रकार पहला स्थान निर्धारित करने के लिए मैचों के 10 दौर की आवश्यकता थी। यदि प्रक्रिया के दौरान प्रतियोगिता जारी रखने वाले शिष्यों की संख्या विषम हो जाती है, तो उन्हें बाई मिलने का सौभाग्य प्राप्त होगा और बाई वाला शिष्य सीधे अगले दौर में आगे बढ़ जाएगा। इस दिन यूनलान संप्रदाय का आंतरिक चौक लोगों से भरा हुआ था, हलचल और शोर था। कई हजार आंतरिक शिष्य चौक पर एकत्र हुए। आंतरिक वर्ग के मध्य में चरणों की संख्या 1 से बढ़कर 8 हो गई थी, जिसमें 7 नए चरण जोड़े गए थे, जो एक दूसरे के विपरीत 2 पंक्तियों में व्यवस्थित थे। पूर्व की ओर प्रत्येक चरण में 11 सीटों वाला एक ग्रैंड स्टैंड था। प्रत्येक चरण में एक बाहरी बुजुर्ग और 10 बाहरी शिष्य थे जो निरीक्षण कर रहे थे। आंतरिक संप्रदाय में 10 चोटियों में विभाजित 5 या 6 हजार शिष्यों के साथ, प्रत्येक शिखर पर एक आंतरिक बुजुर्ग शिखर गुरु के रूप में, 2 बाहरी बुजुर्ग उप शिखर गुरु के रूप में और कई शिष्य शिखर के शिष्यों के प्रबंधन और शिक्षण के लिए जिम्मेदार थे। प्रत्येक चरण में एक बाहरी बुजुर्ग अध्यक्षता कर रहा था और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक शिखर से एक शिष्य निरीक्षण कर रहा था। आंतरिक वर्ग के सामने एक बड़ा ग्रैंड स्टैंड स्थापित किया गया था, जिसके शीर्ष पर एक मंच था जहां 10 शिखर गुरु और कुछ बाहरी बुजुर्ग बैठे थे। इस मंच से वे किसी भी मंच पर स्थिति का निरीक्षण कर सकते थे। आपको क्या लगता है कि इस आंतरिक शिष्य प्रतियोगिता में पहला स्थान कौन लेगा? बेशक ये सीनियर सिस्टर नालन होगी। मैंने सुना है कि उसका साधना स्तर पहले ही 6 सितारा डू प्रैक्टिशनर क्षेत्र तक पहुंच चुका है। वह संप्रदाय गुरु की प्रत्यक्ष शिष्या भी है, इसलिए वह निश्चित रूप से आंतरिक प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर रहने वाली है। ग्रैंड एल्डर के पोते सीनियर ब्रदर यून लुओ भी बहुत शक्तिशाली हैं। उन्होंने पिछले साल 2 सितारा डू प्रैक्टिशनर क्षेत्र में प्रवेश किया था। सीनियर सिस्टर नालन के अलावा मुझे लगता है कि इस बार सीनियर ब्रदर यून लुओ का कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं है। सीनियर ब्रदर लिन हाओ भी बहुत शक्तिशाली हैं। वे दूसरे एल्डर के प्रत्यक्ष शिष्य हैं। उन्होंने पिछले साल आंतरिक संप्रदाय के शीर्ष 20 में प्रवेश किया था। एक और साल के बाद उनकी ताकत सीनियर ब्रदर यून लुओ से आगे निकल गई होगी। मेरी राय में इस बार शीर्ष 3 सीनियर सिस्टर नालन, सीनियर ब्रदर यून और सीनियर ब्रदर लिन होने चाहिए। यह अनुमान शायद विवाद से परे है। नोट: वैसे आप निराश हो सकते हैं, लेकिन ये प्रतियोगिता बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। अध्याय 177 भव्य प्रतियोगिता के परिणाम। क्या आपने सुना? इस बार संप्रदाय के नेता आंतरिक द्वार भव्य प्रतियोगिता की अध्यक्षता नहीं करेंगे। इसके बजाय इसकी देखरेख एल्डर गुहे करेंगे, किसी ने कहा। एल्डर गुहे, ये नाम सुनते ही पास में मौजूद यूनलान संप्रदाय के शिष्यों के चेहरे पर तुरंत श्रद्धा के भाव दिखाई दिए। यूनलान संप्रदाय में दान राजा गुहे की स्थिति लगभग संप्रदाय के नेता यूनियन के बराबर थी। इसलिए जब उन्हें पता चला कि एल्डर गुहे इस भव्य आयोजन की अध्यक्षता करेंगे, तो कुछ आंतरिक द्वार शिष्यों को न केवल निराशा हुई, बल्कि वे प्रेरित भी हुए। यूनलान संप्रदाय के शिष्यों को पता था कि संप्रदाय के नेता का अब नए शिष्यों को स्वीकार करने का कोई इरादा नहीं है। भले ही वे आंतरिक द्वार प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करते हों, लेकिन वे संप्रदाय के नेता के शिष्य नहीं बन सकते। लेकिन एल्डर गुहे अलग थे। इस अवधि के दौरान जब भी गुहे बाहर जाते, वे एक शिष्य को वापस लाते। इससे उन्हें अच्छे गुरु होने की प्रतिष्ठा मिली, जो धीरे धीरे पूरे यूनलान संप्रदाय में फैल गई। इससे यूनलान संप्रदाय के कई गर्वित शिष्यों को भी यह विश्वास हुआ कि वे भी उनके शिष्य बन सकते हैं। इसके अलावा एल्डर गुहे 6ठी कक्षा के कीमियागर थे। अगर कोई एल्डर गुहे की नज़र में आ जाता तो ये स्वर्ग में चढ़ने जैसा होता। मैंने ये भी सुना है कि एल्डर गुहे न केवल इस आंतरिक द्वार भव्य प्रतियोगिता की अध्यक्षता करते हैं, बल्कि अपने शिष्यों को भी भाग लेने की अनुमति देते हैं। क्या आप कह रहे हैं कि सीनियर लियू लिंग और जूनियर सिस्टर जियाओ जियान, वे भी इस आंतरिक द्वार भव्य प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं? क्या वे कीमियागर नहीं हैं? वे आंतरिक द्वार प्रतियोगिता में भाग लेने के बारे में क्यों सोचेंगे? मुझे इस बारे में पक्का पता नहीं है, लेकिन जब कीमिया की बात आती है तो मैं निश्चित रूप से सीनियर लियू लिंग का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन मार्शल आर्ट में सीनियर लियू लिंग मुझे हरा नहीं सकता।
रैंकिंग प्रतियोगिता शुरू होने से पहले ही चौक पर मौजूद इन अडोर शिष्यों में कई क्षेत्रों में चर्चाएं होने लगी थीं। इन चर्चाओं का विषय कोई और नहीं बल्कि इन अडोर शिष्यों में से प्रसिद्ध व्यक्ति थे। इस भव्य प्रतियोगिता के मेजबान के रूप में एल्डर गुहे के शिष्य भी कुछ शिष्यों के बीच चर्चा का विषय बन गए। हालांकि ये स्पष्ट था कि उनमें से कोई भी उन्हें उन प्रसिद्ध व्यक्तियों के समान स्तर पर नहीं मानता था। नलन यानरान से तुलना करना तो दूर की बात है, जिन्हें यूनलान संप्रदाय में नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में जाना जाता था। लियू लिंग, जूनियर सिस्टर जियाओ जियान और नलन यानरान के बीच परिणाम के बारे में अटकलों में अधिकांश इन अडोर शिष्य नलन यानरान और अन्य लोगों की ओर झुके हुए थे। देखो, सीनियर युन, सीनियर लिन, सीनियर झांग, ये कुलीन आंतरिक द्वार शिष्य पहले ही आ चुके हैं। अचानक चौक पर मौजूद आंतरिक द्वार शिष्यों में हलचल मच गई। निश्चित रूप से रैंकिंग प्रतियोगिता में भाग लेने वाले कुलीन आंतरिक द्वार शिष्य पहले ही चौक की ओर चल पड़े थे। उनके साथ यूनलान संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर यूनलिंग के नेतृत्व में कई बुजुर्ग और प्रबंधक थे। मंच और अखाड़े के बीच की खुली जगह में कोई साधारण शिष्य नहीं था। कुलीन आंतरिक द्वार शिष्य सीधे इस खाली क्षेत्र में चले गए। प्रत्येक कुलीन आंतरिक द्वार शिष्य के पास एक नंबर जुड़ा हुआ था, जो उनके साधना स्तर के आधार पर 1 से 1016 तक था। कुलीन शिष्यों के साथ आए बुजुर्ग और प्रबंधक चौक में प्रवेश कर गए और 8 अखाड़ों के पूर्वी हिस्से में स्थित स्टैंड पर चले गए। ग्रैंड एल्डर यूनलिंग 2 अन्य बुजुर्गों के साथ कुलीन शिष्यों के सामने पहुंचे। इस क्षेत्र में प्रत्येक टेबल पर एक लंबा बॉक्स के साथ लंबी टेबलें थीं। क्या एल्डर गुहे अभी तक नहीं आए हैं? यूनलिंग ने अपनी नज़र घुमाई और कुछ संदेह के साथ अपने बगल में खड़े दूसरे एल्डर से पूछा। दूसरे एल्डर ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। ये देखकर यूनलिंग की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसका चेहरा कुछ अप्रिय हो गया। अपने दिल में वह लंबे समय से यूनियन के इस फैसले से असंतुष्ट था कि एल्डर गुहे को आंतरिक द्वार की भव्य प्रतियोगिता की देखरेख करने दी जाए। कारण के अनुसार भले ही संप्रदाय का नेता प्रतियोगिता की अध्यक्षता न कर सके, लेकिन ग्रैंड एल्डर के रूप में उसे ही यह करना चाहिए था। एल्डर गुहे की बारी कब आए? बेशक भले ही यूनलिंग असंतुष्ट था, लेकिन उसने ज्यादा कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार एल्डर गुहे छठी कक्षा के कीमियागर थे और यूनलिंग इतनी छोटी सी बात पर उन्हें नाराज नहीं करना चाहते थे। एल्डर गुहे आ गए हैं। तभी भीड़ में हलचल मच गई। जब ग्रैंड एल्डर यूनलिंग ने देखा तो उसने गुहे को सफ़ेद कपड़े पहने तैरते हुए देखा। उसके पीछे 3 आकृतियां थीं, जूनियर सिस्टर जियाओ जियान, नालन यानरान और लियू लिंग। ग्रैंड एल्डर, ये गुहे थोड़ा देर से आया है, कृपया मुझे माफ़ करें। गुहे ने एक कदम आगे बढ़ाया, यूनलिंग के पास आया और एक सौम्य रवैये के साथ माफ़ी मांगी। भले ही यूनलिंग अपने दिल में असंतुष्ट था, लेकिन उसने गुहे के सामने इसे दिखाने की हिम्मत नहीं की। उसके बूढ़े चेहरे पर एक चापलूसी भरी मुस्कान दिखाई दी। एल्डर गुहे, माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। ग्रैंड प्रतियोगिता अभी शुरू नहीं हुई है, देर होने जैसी कोई बात नहीं है। गुहे ने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, चूंकि सभी यहाँ हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रैंड एल्डर को प्रक्रिया से परिचित होना चाहिए। मैं ग्रैंड एल्डर को नियमों की घोषणा करने के लिए परेशान करूंगा। ये सुनकर ग्रैंड एल्डर यूनलिंग मुस्कुराए और सिर हिलाया। नालन यानरान और अन्य लोगों को उनके नंबर मिलने के बाद ग्रैंड एल्डर एक बॉक्स के किनारे आए और जोर से चिल्लाकर चौक की ओर कहा, इस इनडोर ग्रैंड प्रतियोगिता के नियम पिछले वर्षों की तरह ही हैं और मुझे विश्वास है कि हर कोई उन्हें पहले से ही जानता है। ये कहने के बाद ग्रैंड एल्डर ने अपने सामने बॉक्स की ओर इशारा किया। इस बॉक्स में भाग लेने वाले सभी शिष्यों के नंबर हैं। अब नंबर 1 से शुरू करते हुए हम प्रतियोगिता के लिए इस बॉक्स से आपके प्रतिद्वंद्वी का नंबर निकालेंगे। विजेता आगे बढ़ता है, हारने वाला बाहर हो जाता है। मैं घोषणा करता हूं कि इनडोर ग्रैंड प्रतियोगिता अब शुरू हो गई है। जैसे ही ग्रैंड एल्डर यूनलिंग की आवाज़ गिरी, शिष्य नंबर 1 बाहर चला गया। गुहे ने भीड़ से बाहर निकले शिष्य नंबर 1 को देखा। वह सफ़ेद कपड़े पहने एक युवक था, लगभग 16 या 17 साल का। गुहे ने इस युवक को पहले भी देखा था। वह ग्रैंड एल्डर का पोता लग रहा था, जिसका नाम यूनलुओ था और उसे यूनलान संप्रदाय में एक होनहार प्रतिभा माना जाता था। दुर्भाग्य से वह गुहे द्वारा शिष्य के रूप में स्वीकार किए जाने के मानकों पर खरा नहीं उतरा। इस समय यूनलुओ बॉक्स के सामने गया और एक टोकन निकालने के लिए अंदर पहुंचा। उसे ग्रैंड एल्डर यूनलिंग को सौंप दिया। ग्रैंड एल्डर ने टोकन लिया और जोर से घोषणा की, पहला राउंड, पहला मैच यूनलुओ नंबर 1 हुआंग ताओ नंबर 799 के खिलाफ पहले एरेना में। कुलीन शिष्यों में से एक 17 वर्षीय युवक अचानक चौंक गया। उसका नंबर 799 था और वह यूनलुओ नंबर 1 का सामना करने वाला था। निस्संदेह हुआंग ताओ की किस्मत बहुत खराब थी। यूनलुओ नंबर 1 के खिलाफ ड्रॉ होने का मतलब था कि वह एक चाल में हार जाएगा। पहले राउंड में वह बाहर हो जाएगा और केवल 508 से आगे की रैंकिंग के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकता है। यूनलुओ और हुआंग ताओ पहले एरेना में आगे बढ़े।
इसके तुरंत बाद दूसरा शिष्य नंबर 2 बाहर आया, बॉक्स से एक नंबर निकाला और उसे ग्रैंड एल्डर को सौंप दिया। ग्रैंड एल्डर ने घोषणा की, पहला राउंड, दूसरा मैच झांग लॉन्ग नंबर 2 ली युआन नंबर 833 के खिलाफ दूसरे एरेना पर। पहला राउंड, तीसरा मैच लिन हाओ नंबर 3 झाओपू नंबर 468 के खिलाफ तीसरे एरेना पर। पहला राउंड, चौथा मैच लिन वयंग नंबर 4 जी डोंग नंबर 1003 के खिलाफ चौथे एरेना पर। पहला राउंड, पांचवां मैच लिए चांग नंबर 5 डिंग योंगशिंग नंबर 941 के खिलाफ पांचवें एरेना पर। पहला राउंड, छठा मैच लियांग जोंग नंबर 6 लू जियाक्सियांग नंबर 988 के खिलाफ छठे एरेना पर। पहला राउंड, सातवां मैच माताओ नंबर 7 चेन वैंटाओ नंबर 563 के खिलाफ सातवें एरेना पर। पहला राउंड, आठवां मैच गुशी नंबर 8 गाओली नंबर 497 के खिलाफ आठवें अखाड़े पर। नंबर 1, 2, 3 से 8 तक एक के बाद एक कुलीन इन डोर शिष्यों ने अपने विरोधियों को निर्धारित करने के लिए बॉक्स से एक नंबर निकाला। निकाले गए सभी शिष्यों के पास एक सितारा लड़ाकू साधना थी। इस स्तर पर कुल 549 शिष्य थे। पहले दौर के बाद केवल 82 बचे, वे सभी साधना के 7वें स्तर पर थे। ये 82 एक ही साधना स्तर के भीतर लड़ाई में शामिल होंगे, जिसमें 41 को जीतने और अगले दौर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। सुपर फाइट करने में सक्षम प्रतिभाशाली लोगों की संख्या कम थी। अधिकांश शिष्य जीत या हार का निर्धारण करने के लिए केवल एक ही साधना स्तर के भीतर प्रतिस्पर्धा कर सकते थे। पहले निकाले गए लोगों को या तो 3 सितारों से कम साधना स्तर वाले विरोधियों का सामना करना पड़ेगा या 3 या 2 सितारा साधना स्तर वाले लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी। उनके अगले दौर में आगे बढ़ने की संभावना लगभग शून्य थी। इसलिए जिन शिष्यों को एक सितारा डू के रूप में चुना गया था, अभ्यासी निराश हुए बिना नहीं रह सके, जबकि जो अभी तक नहीं निकाले गए थे वे मन ही मन प्रसन्न थे, लेकिन साथ ही चिंतित भी थे। उन्हें डर था कि अगला ड्रॉ उनका हो सकता है। प्रतियोगिता तेजी से आगे बढ़ी। बिना किसी अपवाद के पहले निकाले गए एक सितारा डू अभ्यासी शिष्य या तो अखाड़े में कदम रखते ही हार मान गए या 3 सितारा डू अभ्यासी साधना या उससे अधिक वाले शिष्यों से तुरंत हार गए। जब 3 सितारा डू अभ्यासी शिष्यों के ड्रॉ की बात आई तो पहले निकाले गए एक सितारा डू अभ्यासी शिष्यों को भी तेजी से हार का सामना करना पड़ा। 2 सितारा डू अभ्यासी शिष्यों के लिए ड्रॉ होने तक ऐसा नहीं था। हालांकि एक सितारा डू अभ्यासी शिष्यों को अभी भी हार का सामना करना पड़ा। वे कम से कम 2 सितारा डू अभ्यासी शिष्यों के खिलाफ कुछ प्रतिरोध कर सकते थे और लड़ाई लंबी होने लगी, जिससे प्रतियोगिता धीमी हो गई। पहला राउंड, मैच 466 लिंग लिंग नंबर 466 गुजियांग नंबर 689 के खिलाफ दूसरे एरेना पर। 1 घंटे से अधिक समय के बाद मैच 466 आखिरकार शुरू हुआ। लियू लिंग और अन्य को अपेक्षाकृत कम नंबर मिले थे क्योंकि ग्रैंड एल्डर को शेष नंबर उन्हें वितरित करने थे। इतने लंबे समय तक इंतजार करने के बाद आखिरकार लियू लिंग की बारी आई। वह बॉक्स के पास गया, उस पर नंबर 955 वाला एक टोकन निकाला और उसे ग्रैंड एल्डर को सौंप दिया। ग्रैंड एल्डर ने जोर से घोषणा की, पहला राउंड, मैच 467 लियू लिंग नंबर 467 कोजियांग नंबर 955 के खिलाफ तीसरे एरेना पर। यह सुनकर लियू लिंग सीधे तीसरे एरेना में चला गया। उसका प्रतिद्वंद्वी कोजियांग पहले से ही मंच पर था। तीसरे एरेना के आसपास कई शिष्य देखने के लिए आकर्षित हुए। एल्डर गुहे के प्रत्यक्ष शिष्य के रूप में लियू लिंग ने भी इन आंतरिक द्वार शिष्यों की रुचि जगाई। वे देखना चाहते थे कि इस कीमिया प्रतिभा को इतना खास क्या बनाता है। कदम दर कदम लियू लिंग अखाड़े में चढ़ता गया। दूसरी तरफ कोजियांग थोड़ा नर्वस और उत्साहित महसूस कर रहा था। नर्वस इसलिए क्योंकि लियू लिंग प्रसिद्ध था और कीमिया राजा गुहे का शिष्य था, जिससे उसे कुछ आशंका हो रही थी। उत्साहित इसलिए क्योंकि अगर वह लियू लिंग के खिलाफ जीत सकता है तो उसकी प्रतिष्ठा निस्संदेह बढ़ जाएगी और कीमिया राजा गुहे की नज़र में आना एक जबरदस्त अवसर होगा। इन विचारों को ध्यान में रखते हुए कोजियांग और भी उत्साहित हो गया। उसने अपनी तलवार से सिर झुकाया और कहा, मैं कोजियांग हूँ। वरिष्ठ भाई लियू लिंग, कृपया सलाह दें। ये सुनकर लियू लिंग ने अपना हाथ उठाया और कहा, कृपया। कोजियांग ने विनम्र होने का नाटक किया और कहा, वरिष्ठ भाई लियू लिंग, कृपया पहला कदम उठाएं। लियू लिंग ने हल्के से मुस्कुराते हुए अहंकारी होने का नाटक करते हुए कहा, जूनियर भाई को पहले कदम उठाना चाहिए, अन्यथा एक बार जब मैं कदम उठा लूंगा तो आपको ऐसा करने का मौका नहीं मिलेगा। ये सुनकर कोजियांग की आंखें थोड़ी झपक गईं। लियू लिंग द्वारा तिरस्कृत महसूस करते हुए उसके दिल में एक ज्वाला प्रज्वलित हुई। चून की प्रतियोगिता शुरू हो चुकी थी, इसलिए कोजियांग ने अब कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उसने अपने पैरों को थोड़ा मोड़ा, अचानक धक्का दिया और उसका पूरा शरीर चीते की तरह आगे की ओर दौड़ा। एक पीले रंग की श्रेष्ठ तकनीक, तेंदुए का कदम। एक चमकती हुई रोशनी के साथ कोजियांग की तलवार तुरंत खींची गई।
बिजली की तरह चमकती हुई तलवार की रोशनी सीधे लियू लिंग की छाती की ओर बढ़ी। अच्छा, क्वो जियांग की चाल चीते के हमले की तरह थी, बिजली की तरह तेज और बहते पानी की तरह चिकनी। ये सामंजस्यपूर्ण था, स्थिरता से गति में बदल रहा था। इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया कर पाता, तलवार पहले ही वार कर चुकी थी। क्वो जियांग की तलवार तेज थी और पलक झपकते ही ये लियू लिंग की छाती तक पहुंच गई थी। अखाड़े के नीचे मौजूद शिष्य ध्यान से देख रहे थे, ये देख रहे थे कि लियू लिंग इस स्थिति को कैसे संभालेंगे। उनमें से कई कुलीन शिष्य थे जिन्होंने पहले ही मैचों का पहला दौर पूरा कर लिया था। ये दृश्य देखकर लियू लिंग शांत रहा, एक हल्की मुस्कान के साथ। अपने पैरों के नीचे एक बवंडर के साथ वह तेजी से एक तरफ चला गया। उच्च स्तरीय गहन स्तरीय मार्शल कौशल, विंड ट्रेडिंग। यह एक मार्शल कौशल था जिसे युन युन ने गुहे को उपहार में दिया था, जिसे बाद में गुहे ने खुद लियू लिंग को प्रदान किया। विंड ट्रेडिंग से बचते हुए लियू लिंग ने अपने शरीर के भीतर बैंगनी ईगल फ्लेम को सक्रिय किया। एक चील जैसी चीख के साथ लियू लिंग की उंगलियों से एक बैंगनी लौ निकली जो सीधे क्व जियांग की ओर बढ़ रही थी। पीले रैंक वाले उच्च स्तरीय मार्शल कौशल, फ्लेम पाम। फ्लेम पाम असाधारण रूप से तेज था और क्व जियांग के पास चकमा देने का समय नहीं था। वह सीधे फ्लेम पाम से मारा गया और अखाड़े में लुढ़क गया। लियू लिंग ने इस हमले में अपनी ताकत का केवल 30% इस्तेमाल किया, अन्यथा क्यू जियांग की ताकत के स्तर के साथ लियू लिंग उसे सिर्फ एक हथेली से हरा सकता था। फ्लेम पाम से मारे जाने के बाद क्यू जियांग को गंभीर चोटें आईं और उसने कहा, मैं स्वीकार करता हूं, वरिष्ठ भाई लियू लिंग। मैं स्वीकार करता हूं। लियू लिंग ने शांति से मुस्कुराते हुए और शालीनता से अखाड़े से बाहर निकल गया। एल्डर के मंच पर गुहे ने अपने मुंह के कोने पर एक झटके के साथ लियू लिंग के प्रदर्शन को देखा। ये छोटा सा बदमाश दिखावा करने में काफी अच्छा था, है न? लियू लिंग द्वारा अपने प्रतिद्वंद्वी को एक ही चाल से हराने की खबर तेजी से फैल गई, जिससे उसे काफी प्रसिद्धि मिली। इसके बाद जियो यी जियान और नालन यानरान ने मंच पर अपनी बारी ली। कोई सस्पेंस नहीं था। लियू लिंग के उदाहरण का अनुसरण करते हुए नालन यानरान और जियो यी जियान दोनों ने एक ही चाल से अपने विरोधियों को तेजी से हरा दिया। अपनी वर्तमान ताकत के साथ आंतरिक शिष्य उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। जैसे जैसे आंतरिक द्वार प्रतियोगिता आगे बढ़ी, समय तेजी से बीतता गया और पलक झपकते ही 3 दिन बीत गए। इस समय आंतरिक द्वार प्रतियोगिता तीसरे दौर में पहुंच गई थी। अंत में केवल 8 कुलीन शिष्य बचे, जिनमें वरिष्ठ बहन नालन और अन्य शामिल थे। अंतिम परिणाम स्पष्ट थे। एक बार फिर शीर्ष 3 स्थानों पर लियू लिंग और अन्य 2 का दबदबा रहा। 4 सितारा डू ग्रैंडमास्टर के साधना स्तर के साथ जियो यी जियान ने शीर्ष प्रतिभागियों में स्थान प्राप्त किया। 9 सितारा डू मास्टर के साधना स्तर के साथ लियू लिंग ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। 6 सितारा डू मास्टर के साधना स्तर के साथ वरिष्ठ बहन नालन ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। ये परिणाम आंतरिक शिष्यों और बड़ों दोनों के लिए स्वीकार करना कठिन था। 2 कीमियागरों ने शीर्ष 2 स्थान प्राप्त किए। वरिष्ठ बहन नालन केवल तीसरे स्थान पर रहीं। अध्याय 178 9 सितारा डू पूर्वज का शिखर। समय तेजी से बीतता गया और आंतरिक संप्रदाय प्रतियोगिता को 2 महीने बीत चुके थे। आंतरिक संप्रदाय प्रतियोगिता के शीर्ष 3 परिणामों की घोषणा के बाद इसने स्वाभाविक रूप से पूरे यूनलान संप्रदाय को चौंका दिया। जियो यिक्सियन और लियू लिंग सबसे अलग दिखे, जो यूनलान संप्रदाय के शिष्यों के बीच चर्चा का केंद्र बन गए। उनके शिक्षक के रूप में कीमिया राजा गुहे ने भी बहुत ध्यान आकर्षित किया। बाहर ऐसी अफवाहें थीं कि कीमिया राजा गुहे न केवल कीमिया में कुशल थे, बल्कि अपने शिष्यों को पढ़ाने में भी कुशल थे। इसके बाद कई बुजुर्ग और प्रबंधक गुहे से मिलने आए, अपने कनिष्ठ शिष्यों को मार्गदर्शन के लिए उनके पास भेजना चाहते थे। हालांकि गुहे ने स्वाभाविक रूप से उन्हें सीधे मना कर दिया। वह युन युन की तरह नहीं था, जो अपने कार्यों में हमेशा सतर्क रहता था। अगर उसे उकसाया जाता तो वह सीधे किसी को थप्पड़ मार सकता था। जैसे जैसे 2 महीने बीतते गए, आंतरिक संप्रदाय शिष्य प्रतियोगिता का उत्साह आखिरकार कम होता गया। इस समय पीछे के पहाड़ पर 9 रंग की घाटी में 9 रंग की घाटी वह नाम था जिसे गुहे ने पीछे के पहाड़ पर इस घाटी को दिया था, जिसका नाम 9 रंग के पवित्र कमल के नाम पर रखा गया था। घाटी के अंदर घने धुंध जैसे कणों ने पूरे स्थान को भर दिया। एक नज़र में ये सब सफ़ेद था और सामने का दृश्य पूरी तरह से अस्पष्ट था। ये तथ्य कि स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा से बने इतने सारे धुंध जैसे कण 9 रंग की घाटी में मौजूद थे, ये दर्शाता है कि यहाँ स्वर्गीय और सांसारिक ऊर्जा अत्यधिक समृद्ध हो गई थी, जिससे यह एक सच्ची खेती की पवित्र भूमि बन गई थी। घाटी के एक तरफ गुहे औषधि उद्यान के बगल में खड़ा था, कई नई ग्रेड 7 आत्मा औषधियों को देख रहा था जो उगाई थीं। वह अपने चेहरे पर प्रसन्न भाव प्रकट करने से खुद को रोक नहीं सका। अब उसके पास औषधि उद्यान में कुल 10 ग्रेड 7 आत्मा औषधियाँ थीं। इस दर से ये बहुत पहले नहीं होगा जब उद्यान में ग्रेड 7 आत्मा औषधियाँ उसके लिए ग्रेड 7 अमृत को परिष्कृत करने के लिए पर्याप्त होंगी।
इन 2 महीनों में गुहे ने है बोडोन से 10 ग्रेड 6 स्पिरिट मेडिसिन प्राप्त की और संप्रदाय के भीतर 6 और के लिए आवेदन किया। अब इस औषधि उद्यान में ग्रेड 6 स्पिरिट मेडिसिन के अलावा 20 ग्रेड 6 स्पिरिट मेडिसिन बची थीं, जो पहले से ही ग्रेड 7 तक बढ़ चुकी थीं। गुहे का मानना था कि घाटी में घनी स्वर्गीय और सांसारिक ऊर्जा के साथ ये लंबे समय तक नहीं रहेगा, इससे पहले कि बगीचे में शेष सभी ग्रेड 6 स्पिरिट मेडिसिन ग्रेड 7 तक बढ़ जाएं। उस समय औषधि उद्यान के बारे में उनकी दृष्टि वास्तव में आकार लेगी। औषधि उद्यान का निरीक्षण करने के बाद गुहे के विचार बदल गए और उन्होंने कयर को एक दीर्घायु मनका इकट्ठा करने के लिए बुलाया। पिछले 2 महीनों में वह हर दिन दीर्घायु मनका इकट्ठा करना नहीं भूला था। अब उसकी भंडारण अंगूठी में उसके पास लगभग 100 दीर्घायु मनके थे। दीर्घायु मनके किसी के जीवन काल को बढ़ा सकते हैं, जो अपने जीवन के अंत के करीब कुछ शक्तिशाली व्यक्तियों के लिए एक अमूल्य खजाना था। भविष्य में गुहे दीर्घायु मोतियों के इस बैच का उपयोग कुछ शक्तिशाली व्यक्तियों के साथ व्यापार करने के लिए कर सकता है, जिससे उसे बहुत बड़ा लाभ होगा। इसके बाद गुहे ने घाटी में स्थिति की जांच करने के लिए अपनी आत्माशक्ति जारी की। जैसे जैसे गुहे की आत्माशक्ति विस्तारित होती गई, उसकी दृष्टि का क्षेत्र अब सफ़ेद धुंध जैसे कणों से भरा नहीं था, जैसे कि शून्य में कणों का उस पर कोई प्रभाव नहीं था। घाटी के आभासी स्थान में स्कारलेट फ्लेम डेमन ड्रैगन का विशाल शरीर लगातार घूमता रहा, लगातार बड़े घूंटों के साथ स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा को अवशोषित करता रहा। प्रत्येक घूंट के साथ स्कारलेट फ्लेम डेमन ड्रैगन के शरीर में भारी मात्रा में ऊर्जा प्रवेश करती रही। 2 महीने पहले की तुलना में स्कारलेट फ्लेम डेमन ड्रैगन के शरीर पर आभा काफ़ी मजबूत थी। इसकी मूल ग्रेड 7 इंटरमीडिएट ताकत ग्रेड 7 एडवांस तक पहुंच गई थी, जो एक उच्च स्तरीय मानव पूर्वज विशेषज्ञ की ताकत से मुकाबला कर रही थी। फिर गुहे की नज़र गोल्डन फेदर जायंट ईगल पर गई, जो बर्फीले पूल के ठीक सामने था और ऐसा लग रहा था कि वह उस पर दावत कर रहा है। उसके चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान दिखाई दी। 2 महीनों में गोल्डन फेदर जायंट ईगल ने ग्रेड 6 की अड़चन को तोड़ दिया और ग्रेड 7 का जादुई जानवर बन गया। अब गुहे के तीनों पालतू जानवर ग्रेड 7 के स्तर पर थे। इसके बाद गुहे की आत्माशक्ति ने गहरे ठंडे तालाब के केंद्र की जांच की। 9 रंग के पवित्र कमल में यह हमेशा की तरह रंगीन चमक उत्सर्जित करता रहा। अदृश्य सितारा शक्ति उसके शरीर में अवशोषित हो गई, जो शुद्ध और शक्तिशाली स्वर्गीय और सांसारिक ऊर्जा में बदल गई। 9 रंग के पवित्र कमल की पत्तियों पर कयर ने अपने पंख फड़फड़ाए और खुशी से पत्तियों के बीच नृत्य किया। वह एक पल के लिए रुक गई, 9 रंग के पवित्र कमल के ऊपर की जगह को देखते हुए हैरान दिख रही थी। वहां शून्य जानवर का चांदी का सिलहूट अनजाने में गुजर गया। गुहे महसूस कर सकता था कि इस छोटे आदमी की ताकत तेजी से भयानक हो गई थी। ये सब महसूस करते हुए गुहे के मुंह के कोने पर एक हल्की मुस्कान दिखाई दी। अगर यह छोटा सा साथी अपनी स्थानिक क्षमताओं पर भरोसा करते हुए बढ़ता रहता है, तो यह भविष्य में मेरे लिए एक बड़ी संपत्ति बन जाएगा। इसके बाद गुहे ने गुप्त कक्ष में प्रवेश किया, जहां उसने रक्तपिपासु जहरीले सिकाडा को पाला था। गुफा की छत के ऊपर 18 लाल रक्तपिपासु जहरीले सिकाडा चुपचाप चिपके हुए थे, जो एक भयंकर और रक्तपिपासु आभा को बाहर निकाल रहे थे जो उनके चारों ओर घूम रही थी। केवल 2 छोटे महीनों में गुहे ने लगातार उन्हें मांस खिलाया और 9 रंग घाटी में स्वर्गीय और सांसारिक ऊर्जा का पोषण दिया। इन छोटे जीवों की आभा तेजी से भयानक हो गई थी। जल्द ही ये 18 रक्तपिपासु जहरीले सिकाडा परिपक्व हो गए। एक बार जब रक्तपिपासु जहरीले सिकाडा परिपक्व हो गए, तो वे अंडे देना शुरू कर देंगे। उस समय गुहे के कब्जे में रक्तपिपासु जहरीले सिकाडा की संख्या कई गुना बढ़ जाएगी। वह 10,000 से ज्यादा की सेना इकट्ठा करने के अपने लक्ष्य के करीब पहुंच रहा था। वान माउंटेन घाटी में सब कुछ देखने के बाद गुहे ने कयर से बात की और फिर घाटी छोड़कर अपने आंगन में लौट आया। मंडप में गुहे धीरे से बैठ गया, अपने लिए एक कप गर्म चाय डाली, एक घूंट लिया और उसके चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान आ गई। जाहिर है वह अच्छे मूड में था। सिस्टम विशेषता पैनल खोलें। गुहे के विचार चले गए उसके दिमाग में सिस्टम के साथ संवाद करते हुए। फिर गुहे की आंखों के सामने अचानक प्रकाश का एक पैनल दिखाई दिया। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट। होस्ट गुहे, आयु 31, शिष्य लियू लिंग, जियो इक्सियन, नालन यानरान, किंगलिन। कीमिया मास्टर स्तर 7वीं कक्षा की कीमिया मास्टर। खेती 9 सितारा पूर्वज शिखर। मार्शल आर्ट्स दिव्य अग्नि तकनीक स्वर्गीय उच्च रैंक। आत्मा खेती तकनीक, आत्मा भक्षण तकनीक सम्राट ग्रेड, आत्मा शक्ति खेती तकनीक, आत्मा गुप्त कला, आत्मा प्रतिबंध, आत्मा समलन। मार्शल कौशल सिंदूर पक्षी सील पृथ्वी उच्च रैंक। आरोही कदम पृथ्वी उच्च रैंक। शून्य तलवार तकनीक पृथ्वी उच्च रैंक। छाया पंजा पृथ्वी उच्च रैंक। फ्लेम पाम्प मिस्टिक हाई रैंक। ब्लेज ईगल क्लॉ मिस्टिक हाई रैंक। पालतू जानवर गोल्डन फेदर जायंट ईगल, स्कारलेट फ्लेम डेमन ड्रैगन, वॉरड बीस्ट खून के प्यासे जहरीले सिकाडा, ब्लैक स्केल फ्रिगेट सरपेंट।
अलौकिक क्षमताएं, क्राउन हेड वर्ड प्रोजेक्शन, फिजिक 7 ऑरिफिस एक्सक्लूसिव पिल हॉट। अन्य डूसेंट एक्सपीरियंस कार्ड, एज योर लोड स्कोर फ्लेम, ड्रैगन सोल कॉल्ड्रॉन, हॉट ऑफ स्पेस, 9 कलर सेक्रेड लोड्स, ब्लैक ड्रैगन आर्मर, डिवाइन विंड स्वॉर्ड। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। अपने सामने व्यापक विशेषता पैनल को देखते हुए गूहे के चेहरे पर संतुष्टि दिखी। ये पिछले 2 महीनों में उनके लाभ थे। 2 महीने पहले की तुलना में उनकी ताकत और छिपे हुए कार्ड में निस्संदेह एक जबरदस्त परिवर्तन हुआ था। अब उनकी साधना पहले से ही भयानक 9 सितारा डू पूर्वज शिखर पर पहुंच चुकी थी। वह डू जून क्षेत्र में कदम रखने से बस एक कदम दूर था। अध्याय 179, छोड़ने का दिल। डू वेनेरिक क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए इन कुछ युवाओं पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। अपने सामने विशेषता पैनल को देखते हुए गूहे ने खेद व्यक्त किया। हालांकि 9 सितारा डू जोंग और डू वेनेरिक क्षेत्र का शिखर केवल एक कदम दूर है, ये छोटी दूरी एक विशाल खाई की तरह है जिसे पार करने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। स्पष्ट रूप से गूहे की वर्तमान शक्ति के साथ शक्ति के संचरण और ऊर्जा के संचारण के माध्यम से जियाओ जियान जैसे छोटे शिष्यों से प्राप्त साधना इस ऊर्जा को प्रदान करने के लिए पर्याप्त नहीं है। 2 महीनों में शक्ति संचरण और संचारण के कुल 8 अवसरों ने गूहे को केवल 7 सितारा डू जोंग से 9 सितारा डू जोंग के शिखर तक पहुंचने के लिए ऊर्जा जमा करने की अनुमति दी, और 9 सितारा डू जोंग के शिखर से डू वेनेरिक क्षेत्र तक पहुंचने के लिए आवश्यक ऊर्जा को इकट्ठा करने में अज्ञात समय लगेगा। संक्षेप में, गूहे के पास अब प्रतीक्षा करने का धैर्य नहीं है। थोड़ी देर के लिए जाने का भी समय आ गया है। गूहे ने अपने मन में मन बना लिया। यदि वह आगे बढ़ना चाहता है तो उसे युनलैंड संप्रदाय के परिचित स्थान को छोड़ना होगा और शक्ति संचरण और संचारण करने के लिए मजबूत शिष्यों को खोजना होगा ताकि वह जल्दी से डू वेनेरिक क्षेत्र को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा एकत्र कर सके। हालांकि जाने के बाद वह अपने शिष्यों को प्रशिक्षण के लिए पहाड़ से उतरने का काम भी सौंपेगा। ग्रीनहाउस में उगाए गए फूल कभी भी वास्तव में विकसित नहीं हो सकते। अब समय आ गया है कि वे बाहर जाएं और दुनिया के खतरों का अनुभव करें। सौभाग्य से 2 महीनों में इन नन्हे मुन्नों की ताकत में जबरदस्त बदलाव आए हैं। भले ही वे प्रशिक्षण के लिए बाहर जाते हों, लेकिन उनमें खुद को बचाने की कुछ क्षमता है। गूहे ने एक संतुष्ट भाव दिखाया। हालांकि यह केवल 2 महीने का समय था, युवाओं की कड़ी साधना और शक्ति संचरण और संचारण की मदद से इन नन्हे मुन्नों ने अपनी ताकत में बहुत सुधार किया है। सबसे मजबूत स्वाभाविक रूप से जियोई जियान है, जिसके पास भयानक जहर शरीर है। भयानक जहर शरीर की असामान्य उन्नयन गति लगभग शक्ति संचरण और जलसे के बराबर है। अब जियो यी जियान की ताकत 9 सितारा डू ग्रैंड मास्टर के शिखर पर पहुंच गई है। बस एक कदम दूर वह डू स्पिरिट क्षेत्र में प्रवेश कर सकती है। हालांकि गूहे ने उसे पहले ही 10,000 साल के पृथ्वी कोर बॉडी रिफाइनिंग मिल्क की एक बोतल दे दी थी, उसे इसे सावधानी से इस्तेमाल करने का निर्देश दिया था। 10,000 साल के पृथ्वी कोर बॉडी रिफाइनिंग मिल्क में निहित शुद्ध ऊर्जा के साथ शायद सिर्फ एक छोटी सी बूंद जियो यी जियान को डू स्पिरिट तक जल्दी से प्रवेश करने में सक्षम बनाएगी। गूहे ने उसे चिंतित न होने की सलाह दी, पहले 9 सितारा डू ग्रैंड मास्टर की खेती को स्थिर करने के लिए आगे बढ़ने का प्रयास करने से पहले। अगला लियू लिंग है, गूहे का मुख्य शिष्य। हालांकि उसके पास कोई असाधारण शारीरिक संरचना नहीं है, लेकिन गूहे के शरीर को परिष्कृत करने वाले स्पिरिट लिक्विड ने उसके शारीरिक रूप को बदल दिया और उसकी शारीरिक शक्ति को बढ़ा दिया। इस युवक ने भी प्रगति की और उसकी साधना अब 6 स्टार डू ग्रैंड मास्टर क्षेत्र में पहुंच गई है। इस बच्चे के चेहरे पर दुखी भाव के बारे में सोचते हुए जब उसे पता चला कि जियोई जियान डू स्पिरिट क्षेत्र में प्रवेश करने वाला था तो गूहे मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। भयानक जहर शरीर की असामान्य उन्नयन गति के अनुसार उसके जाने के बाद ये बच्चा शायद जल्द ही जियोई जियान द्वारा पीछे छोड़ दिया जाएगा। वह अपने जीवन के बाकी समय अपनी छोटी बहन के पैरों के नीचे रह सकता है। साधना के मामले में तीसरा स्वाभाविक रूप से नालन्यानरान है। 7 रंग के पवित्र कमल के कारण उसकी साधना गति पहले से ही कई गुना बढ़ गई थी। ये लड़की स्वाभाविक रूप से प्रतिभाशाली, गर्वित और अभिमानी है, बिल्कुल लियू लिंग की तरह, एक ऐसा व्यक्ति जो आसानी से हार नहीं मानता। 7 रंग का पवित्र कमल प्राप्त करने के बाद उसने दिन रात अथक अभ्यास किया। गूहे की शक्ति संचरण और संचार के साथ उसकी साधना अब 8 सितारा डू मास्टर दायरे तक पहुंच गई है। गूहे ने उसके लिए बहुत पहले ही पर्पल हॉट बैरियर ब्रेकिंग पिल तैयार कर रखी थी और ये लड़की डू ग्रैंड मास्टर दायरे में पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगाएगी। डू ग्रैंड मास्टर क्षेत्र को तोड़ने के बाद उसके लिए यून द्वारा तैयार की गई बैंगनी क्रिस्टल गोली भी है। इसे लेने के बाद वह सीधे 3 स्तरों पर छलांग लगा सकती है, 3 सितारा डू ग्रैंड मास्टर तक पहुंच सकती है। शायद नालन्यानरान को लियू लिंग की साधना के बराबर आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। उस स्थिति में लियू लिंग को अपनी 2 छोटी बहनों से आगे निकलने की अजीब स्थिति का सामना करना पड़ेगा। गूहे भविष्य में जब लियू लिंग को इस बारे में पता चलेगा तो वह उसके चेहरे पर दुख की अभिव्यक्ति देख सकता है। अंत में
किंगलिन है, जो एक युवा लड़की है। जियो यी जियान और अन्य की तुलना में किंगलिन ने बाद में शुरुआत की और उसकी साधना प्रतिभा औसत है। हालांकि गूहे बहुत संतुष्ट है कि युवा लड़की अपने दैनिक अभ्यास में बेहद मेहनती है। हरे कमल के मंच की सहायता और 9 रंगों की घाटी में लगातार गुप्त साधना के साथ किंगलिन ने भी गूहे से शक्ति संचरण और संचार को मुश्किल से सहन किया। अब उसकी साधना सफलतापूर्वक 9 सितारा डू मास्टर स्तर तक पहुंच गई है। स्वर्गीय सांप तकनीक का अभ्यास करने के बाद किंगलिन ने अपनी ग्रीन स्नैक थरी फ्लावर पुतली की क्षमता को पूरी तरह से सक्रिय कर दिया, जिससे उसकी पुतली के भीतर एक आंतरिक स्थान खुल गया। गूहे ने उसे 5 क्रम का जादुई जानवर ब्लू स्केल जायंट पायथन दिया और दोहरे सिर वाले अग्नि आत्मा सांप के साथ संयुक्त किया, जिसे उसने पहले ही अनुबंधित कर लिया था। उसके आंतरिक पुतली स्थान में अब 2 जादुई जानवर हैं जो उसे हर समय ऊर्जा प्रदान करते हैं। भले ही उसे कुछ समय के लिए गूहे की शक्ति संचरण और संचार प्राप्त न हो, फिर भी उसकी साधना तेजी से बढ़ेगी। गूहे की तुलना में इन 2 महीनों में इन 4 युवाओं की साधना विस्फोटक मानी जा सकती है। हालांकि इन 2 महीनों में गूहे की साधना में केवल 2 सितारों की वृद्धि हुई है, लेकिन उसने युद्ध तकनीकों और खजानों के मामले में बहुत कुछ हासिल किया है। उसने लियू लिंग को आत्मा की खोज कला और आत्मा को निगलने की कला दी, और बदले में उसने आत्मा को बांधने की कला और आत्मा को मिलाने की कला प्राप्त की। आत्मा बंधन कला। जब तक लक्ष्य की आत्मा शक्ति गूहे की तुलना में कमजोर है, तब तक वह लक्ष्य की आत्मा को तुरंत पकड़ने के लिए आत्मा बंधन कला का उपयोग कर सकता है। समान दायरे के लोगों को भी सावधान रहना चाहिए, अन्यथा उनकी आत्मा गूहे द्वारा पकड़ी जा सकती है। आत्मा विलय कला। ये शरीर के भीतर एक आत्मा महल के निर्माण की अनुमति देता है, आत्मा को आत्मा महल में एकीकृत करता है, इस प्रकार लक्ष्य की सभी क्षमताओं और यादों को प्राप्त करता है। हालांकि इस तकनीक की अपनी सीमाएं हैं। गूहे की वर्तमान चरम नश्वर क्षेत्र आत्मा के साथ वह अधिकतम 3 आत्मा महल ही खोल सकता है। उसने जियाओ यी जियान को 5 जहर पंजा और उन्नत नेलिंग दिया, और बदले में उसने पृथ्वी ग्रेड उन्नत दू तकनीक भूतिया पंजा और अंतरिक्ष का हृदय प्राप्त किया। 5 जहर पंजा एक उन्नत जुबान ग्रेड दू तकनीक है जो जियाओ यी जियान के लिए उपयुक्त है, जिसे गूहे ने तब पाया जब उसने रक्षक वू से उन्नत नेलिंग प्राप्त किया। अंतरिक्ष का हृदय। ये शरीर के भीतर बढ़ते हुए आंतरिक स्थान को खोलने की अनुमति देता है। उन्होंने नालन यानरान को शून्य तोड़ने वाली तलवार तकनीक और पवन मंत्र दिया, और बदले में उन्होंने पृथ्वी ग्रेड उन्नत दू तकनीक स्काई कटिंग तलवार तकनीक और एक 8वें क्रम का जादुई कोर हथियार दिव्य पवन तलवार प्राप्त किया। शून्य तोड़ने वाली तलवार तकनीक भी एक उन्नत जुबान ग्रेड दू तकनीक है जिसे गूहे ने प्रोटेक्टिव से प्राप्त किया था। आकाश काटने वाली तलवार तकनीक। जब चरम पर अभ्यास किया जाता है तो ये शून्य को विभाजित कर सकती है, जिसमें अपार शक्ति होती है। दिव्य पवन तलवार एक 8वां क्रम वायु विशेषता जादुई कोर हथियार, जिसमें कई 8वें क्रम वायु विशेषता जादुई कोर शामिल हैं, जो वायु विशेषता डू क्यूई की खेती को बहुत बढ़ाता है। उन्होंने किंगलिन को ब्लू स्केल जायंट पायथन और अर्ध जुबान कवच दिया, और बदले में उन्होंने एक 8वां क्रम पालतू ब्लैक स्केल फ्रीजेड पायथन और एक 8वां क्रम युद्ध कवच ब्लैक ड्रैगन कवच प्राप्त किया। ब्लू स्केल जायंट पायथन 5 क्रम जादुई जानवर है जिसे गूहे ने पहाड़ के पीछे घाटी में दबा दिया था। पृथ्वी जुबान कवच एक 5 क्रम रक्षात्मक कवच है जो रक्षक वू से प्राप्त किया गया है। इसके अलावा गूहे ने कई अमृत भी दिए और 10 गुना रिटर्न के बाद स्वाभाविक रूप से कई उच्च गुणवत्ता वाले अमृत प्राप्त किए, जैसे यिनयांग मिस्टीरियस ड्रैगन पिल एक 7 ग्रेड अमृत, जिसे लेने पर गंभीर रूप से घायल होने या मौत के कगार पर होने पर एक निराशाजनक स्थिति को अवसर में बदलने का मौका मिलता है। ये परिवर्तन पिछली सीमाओं को तोड़ सकता है, जिससे व्यक्ति के शरीर, आत्मा और यहां तक कि डूक्यूई को उच्च स्तर पर चढ़ने की अनुमति मिलती है। रिटर्न लाइफ पिल एक 7 ग्रेड अमृत जो किसी व्यक्ति के जीवन को बचा सकता है जब तक कि सिर को सीधे नहीं काटा जाता है या दिल को नहीं तोड़ा जाता है। फूलिंग ग्रीन पिल एक 8 ग्रेड अमृत जो एक पिछड़े हुए डू वेनेरेट को उनके चरम पर वापस लाने में सक्षम है, वास्तविक रूप से 2 से 3 सितारों की ताकत को ठीक करता है। बोधी गोली 8 ग्रेड अमृत जो 8 से 9 रंग के डैन थंडर को आकर्षित कर सकता है, जिससे डू संत बनने की संभावना 20% बढ़ जाती है। संक्षेप में, इन 2 महीनों में हालांकि गूहे की साधना में बहुत वृद्धि नहीं हुई है, लेकिन उनके खजाने और नींव की सरणी में भारी बदलाव आया है। इससे उन्हें यूनलैंड संप्रदाय को छोड़ने और बाहर निकलने का कुछ आत्मविश्वास भी मिलता है। हालांकि जाने से पहले कुछ चीजें हैं जिन्हें स्पष्ट करने की आवश्यकता है। गूहे ने विशेषता पैनल को दूर रखा, उनकी आंखें चिंतन से चमक रही थीं और वे यूनलैंड संप्रदाय को छोड़ने की तैयारी करने लगे। अध्याय 180 जियाओ यान का आत्मविश्वास, नालन यानरान की अडिग भावना। अध्याय 180 जियाओ यान का आत्मविश्वास, नालन यानरान की अडिग भावना। दानव जानवर पर्वत श्रृंखला। बहता हुआ झरना चट्टानों से जोर से टकराया और छोटी घाटी में गड़गड़ाहट की गूंज गूंज उठी। झरने के नीचे झील के किनारे खड़े होकर जियाओ यान ने झरने के तेज बहाव के नीचे डाले गए 10 विशाल लकड़ी के खंभों को देखा।
वह खुद को कड़वाहट से भरे चेहरे से नहीं रोक सका और अपने बगल में खड़े याओ लाओ से कहा, मास्टर, आप नहीं चाहते कि मैं वहां अभ्यास करूं, है न? सही जवाब। एक हल्की मुस्कान के साथ याओ लाओ ने हंसते हुए कहा, मैंने पहले भी कहा है, ऐसा मत सोचो कि पृथ्वी ग्रेड 2 तकनीकें जुबान ग्रेड 2 तकनीकों की तरह हैं, जिसे कोई भी सीख सकता है। इस स्तर पर साधना करने के लिए आपको कुछ पूर्वापेक्षाएं पूरी करनी होंगी। जाहिर है, एक साथ सितारा डू अभ्यासी के रूप में आपकी वर्तमान ताकत के साथ आप उन आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं। मुझे भारी तलवार दो। अपना हाथ बढ़ाते हुए याओ लाओ ने जियाओ यान की पीठ से अजीब काली भारी तलवार ली। मूल रूप से जियाओ यान की पीठ पर भारी वजन वाली याओ लाओ के हाथों में भारी तलवार ने उसके हाथ को केवल थोड़ा सा डूबने दिया। विशाल काली तलवार को उठाते हुए याओ लाओ ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या आपने असली पृथ्वी ग्रेड 2 तकनीक देखी है? क्या आप इसे देखना चाहते हैं? इन शब्दों पर जियाओ यान की आंखें अचानक चमक उठीं और उसने चावल पर चोंच मारते हुए चूजे की तरह उत्सुकता से सिर हिलाया। हल्की मुस्कान के साथ याओ लाओ गहरे काले रंग की भारी तलवार को पकड़े हुए धीरे धीरे हवा में ऊपर उठा। जब उसका शरीर धीरे धीरे झील के बीच में पहुंचा तो वह धीरे धीरे रुक गया। झील की सतह से 4 से 5 मीटर की दूरी पर नीचे देखते हुए याओ लाओ ने अपना सिर उठाया और अपने सामने विशाल झरने को देखा, जो एक चांदी के ड्रैगन जैसा था। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए याओ लाओ ने अपनी आंखें मूंद लीं। एक पल के बाद उसने अचानक उन्हें खोल दिया। तुरंत एक भयानक आभा, जिसे जियाओ यान ने पहले कभी नहीं देखा था, एक जागृत ड्रैगन की तरह याओ लाओ के शरीर से बाहर निकल गई। इस आभा से पहले याओ लाओ के पैरों के नीचे शांत झील की सतह अचानक उबलने लगी, लगातार सफ़ेद पानी के बुलबुले से बुदबुदाती हुई। उबलते पानी के बुलबुले याओ लाओ के पैरों के नीचे से फैल गए, पूरी झील की सतह को ढकने से पहले आखिरकार विस्तार बंद हो गया। झील पर हुई घटना को देखकर स्तब्ध रह गया। जियाओ यान हैरान रह गया। पहले के उदासीन और आलसी दिखने की तुलना में वर्तमान याओ लाओ पूरी तरह से अलग था। इस समय वह अपने म्यान में छिपे एक ठंडे चाकू की तरह था। उसकी तीखी आभा ने लोगों को सीधे देखने की हिम्मत नहीं होने दी। मुझे डर है कि यह एक सच्चा पावर हाउस है, जियो यान ने धीरे से कहा। थोड़ी देर बाद जियो यान की पुतलियां अचानक गर्म हो गईं। उसे विश्वास था कि भविष्य में एक दिन वह भी इस स्तर तक पहुंच सकता है। झील की सतह के ऊपर याओ लाओ ने शांति से अपने हाथ में काली तलवार उठाई। तलवार की सतह पर विशेष पैटर्न, जिसने पहले जियो यान को हैरान कर दिया था, अब एक ज्वलंत लाल रोशनी उत्सर्जित कर रहा था। तलवार ने शून्य को काट दिया और आसपास का स्थान कुछ हद तक भ्रामक और धुंधला हो गया। अब ज्वलंत लाल भारी तलवार को कसकर पकड़ते हुए याओ लाओ ने एक धीमी चीख निकाली। उसका शरीर अचानक हिल गया। शून्य पर एक धीमे कदम के साथ सूर्यास्त के नीचे एक प्रतिबिंब दिखाई दिया, जो आश्चर्यजनक रूप से प्रकट हुआ। शून्य में प्रतिबिंब को घूरते हुए जियोयान कुछ देर के लिए अवाक रह गया। उसने याओ लाओ की गति इतनी भयानक होने की उम्मीद नहीं की थी। जैसे जैसे छवि धीरे धीरे गायब होती गई, याओ लाओ की आकृति झरने के नीचे दिखाई दी, जो 10 झांग से भी ज्यादा चौड़ी थी। लटकते हुए विशाल झरने की तुलना में याओ लाओ की छोटी आकृति एक स्क्रॉल पर चींटी की तरह थी, जो बेहद अगोचर थी। हालांकि ये छोटी सी आकृति ही थी जिसने झरने की तुलना में ज्यादा भयानक गति पैदा की। झरने के प्रभाव से लाया गया विशाल वायु दबाव कमजोर और कमजोर दिखने वाले बुजुर्ग शरीर को जरा भी हिलाने में विफल रहा। अचानक आगे बढ़ते हुए उसका शरीर तुरंत रुक गया। उसके पैर की उंगलियां शून्य से टकराईं और उसका शरीर हवा में 180 डिग्री घूम गया। याओ लाओ के हाथ में काली तलवार से तेज रोशनी निकल रही थी। अंत में तीव्र रोशनी के कारण जियाओ यान को अपनी आंखें बंद करनी पड़ीं। पृथ्वी ग्रेड 2 तकनीक ज्वाला विभाजन तरंग तलवार। एक खुली घाटी में एक तेज गर्जना हुई, जिसके बाद एक तेज गर्मी की लहर आई जो लगभग पूरी घाटी में फैल गई। बूम! चौड़ी झील की सतह के ऊपर अनगिनत पानी के खंभे आसमान में उछले, जिससे एक शानदार दृश्य बना। पानी के खंभों के बीच अचानक एक विशाल लाल चमक चमक उठी, और जहां भी लाल चमक गुजरी, पानी के खंभों की जगह तुरंत एक व्यापक धुंध ने ले ली। पेंग! एक चौंके हुए हंस की तरह लाल चमक तेजी से झील के पार चली गई, जिससे पानी की लहरें 10 मीटर तक ऊंची हो गईं। फिर ये तेजी से बहते झरने पर गिर पड़ी। बूम बूम बूम! घाटी में लगातार गड़गड़ाहट की आवाज गूंजती रही और चट्टान की दीवारों से कई चट्टानें गिरीं। अपने कानों को अपने हाथों से ढांकते हुए जियाओ यान ने इस हमले से पैदा हुए शानदार प्रदर्शन को देखा। थोड़ी देर बाद उसने एक मुश्किल घूंट लिया और अपनी नज़र झरने की ओर घुमाई। हालांकि इस समय व्याप्त जलवाष्प ने उसकी दृष्टि को पूरी तरह से बाधित कर दिया। झील से एक भयंकर हवा बही, जिसने जलवाष्प को तेजी से नष्ट कर दिया। धुंध के पीछे विशाल झरना धीरे धीरे प्रकट हुआ। अनावृत झरने को देखते हुए जियाओ यान एक पल के लिए अवाक रह गया। फिर उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। उसके सिर में हल्का चक्कर आ रहा था।
इस समय झरना अपने विशाल जल प्रवाह के साथ जबरन कट गया था। झरने के पीछे विशाल चट्टानों पर एक विशाल खांचा था जो 10 झांग से अधिक लंबा और 3 से 4 झांग चौड़ा था, जो चमक रहा था। खांचे के किनारे पर अनगिनत बारीक दरारें पूरी चट्टान की दीवार पर फैली हुई थीं, जो चढ़ाई वाली लताओं की तरह थीं। झरने का पानी 20 सेकंड से अधिक समय तक स्थिर रहने के बाद ये धीरे धीरे नीचे की ओर बहता रहा। चट्टान पर बना विशाल निशान धीरे धीरे छिप गया। यह अर्थ ग्रेट डू तकनीक की शक्ति है। अपनी छाती को हथेली से रगड़ते हुए ज़ियाओ यान को थोड़ा अभिभूत महसूस हुआ, लेकिन जल्द ही उसकी आंखों में उत्साह दिखाई दिया। यहाँ तक कि क्लाउड सैक भी पृथ्वी ग्रेट डू तकनीक का उत्पादन नहीं कर सकता है ना? नालन यानरान, मेरा इंतज़ार करो। 1 साल में मैं इस पृथ्वी ग्रेट डू तकनीक का उपयोग करके पूरे क्लाउड संप्रदाय के सामने आपको हरा दूंगा। इस बीच क्लाउड संप्रदाय के मुख्य शिखर पर झरने के पास चांद सफ़ेद कपड़ों में एक आकृति बैठी थी। झरने के बीच में हवा में लहराता हुआ 7 रंगों का कमल था और फूल की ताज़ा खुशबू पूरे स्थान को भर देती थी। ये 7 रंगों वाला कमल लगभग 1 झांग लंबा था और पंखुड़ियों पर चमकदार 7 रंगों की रोशनी बह रही थी। दूर से देखने पर कमल खुदा हुआ लग रहा था और एक भयानक उतार चढ़ाव पंखुड़ियों के माध्यम से गुजरा, अंत में 7 रंगों वाले कमल के केंद्र में इकट्ठा हुआ। 9 रंग के कमल से 7 रंगों के प्रभामंडल के छल्ले निकले जो दुनिया की जीवन शक्ति से भरे थे। चांद सफ़ेद कपड़ों में आकृति उसके बगल में बैठी थी, जो चारों ओर की समृद्ध प्राकृतिक ऊर्जा को अवशोषित कर रही थी। थोड़ी देर बाद इस आकृति पर आभा अचानक बदल गई। 9 सितारा डू मास्टर शिखर। नालन यानरान ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और उसकी खूबसूरत आंखें उत्साह से भर गईं। केवल 2 महीनों में 7 रंग वाले संत लॉर्ड्स की मदद और गुहे की साधना के मार्गदर्शन से नालन यानरान की साधना आसमान छू गई और वह 8 सितारा डू मास्टर के स्तर तक पहुंच गई। इस समय उसने एक बार फिर सफलता हासिल की और 9 सितारा डू मास्टर के शिखर पर पहुंच गई। संतुष्ट नहीं हो सकता। लियू लिंग, जियो यिक्सियन और अन्य लोगों की तुलना में मुझे अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। उत्साह के केवल एक पल के बाद नालन यानरान शांत हो गई। अपने और लियू लिंग, जियो यिक्सियन और अन्य लोगों के बीच के अंतर के बारे में सोचते हुए नालन यानरान के सुंदर चेहरे पर अनिच्छा का एक संकेत दिखाई दिया। वे जो हासिल कर सकते हैं, मैं, नालन यानरान, निश्चित रूप से हासिल करूंगी। इसके बाद उसने अपनी साधना को स्थिर करने में आधा दिन बिताया। उसकी उंगलियां नालन रिंग पर चली गईं और उसकी हथेली में एक जेड बोतल दिखाई दी। डू ग्रैंड मास्टर तक पहुंचने के लिए पर्पल हॉट बैरियर ब्रेकिंग पिल लेने का समय आ गया है।